हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 251। जैकरी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अधीर होने लगा। उसने सीधे डार्क वेब के स्टाफ से संपर्क किया और पूछा कि क्या हो रहा है। वह साहिल को अपनी आंखों के सामने से बचकर निकलने का अवसर नहीं देना चाहता था। जहां तक बात रही कि उसे इसे रिवर सिटी के बजाय कैपिटल सिटी में क्यों करना था, वह दूसरों को बताना चाहता था कि यह उसने ही किया है, जबकि वे इसे साबित करने में असमर्थ हों। जब तक कोई सबूत नहीं होगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि यह रिवर सिटी में किया जाता तो जरूरी नहीं कि हर कोई उस पर शक करे, तो क्या जो उसने किया वह व्यर्थ नहीं जाता। वह जो चाहता था वह केवल भड़ास निकालना नहीं था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण ये था कि वह दूसरों को बताए कि उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, और यदि कोई उसके विरुद्ध जाता है तो उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वह आत्मविश्वास था जो उसे कैपिटल सिटी में क्वींस के एयर और टी फैक्शन के 8 ग्रेट फाइटर्स में से एक होने के नाते होना चाहिए था। साहिल के कारण वह इस दौरान कैपिटल सिटी के हलकों में हंसी का पात्र बन गया था। यदि उसने अपनी कुछ प्रतिष्ठा वापस नहीं पाई तो वह कैपिटल सिटी में अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगा। यदि इस बार कैपिटल सिटी में साहिल के साथ कुछ बुरा हुआ तो हर कोई यही सोचेगा कि यह उसने ही किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं होगा। न केवल वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेगा, बल्कि कोई उसका कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसे बस कुछ पैसे खर्च करने होंगे। उसके लिए, क्वींस के ए के लिए कुछ 100 मिलियन एक छोटी राशि थी। उसकी हैसियत के व्यक्ति के लिए पैसा एक छोटी बात थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा एक बड़ी बात थी। जब तक वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता था, तब तक अधिक पैसा खर्च करना सार्थक होगा। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? डार्क वेब के स्टाफ ने जैकरी को एक संदेश भेजा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मिशन मैंने अभी पोस्ट किया है उसे कोई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? जैकरी ने पूछा। इसे कोई स्वीकार न करने के कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको विशेष रूप से नहीं बता सकता कि इसमें क्या गलत है, तो इसे देखने में मेरी मदद करें। मेरे द्वारा पोस्ट किए गए मिशन में क्या खराबी है? यह मेरा पहली बार पोस्ट करना है, इसलिए शायद मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ। यदि कोई समस्या है तो मैं इसे तुरंत ठीक कर सकता हूँ, जैकरी ने उत्तर दिया। ठीक है, कृपया मुझे अपना मिशन कोड भेजें। जैकरी ने अपना कोड देखा और दूसरी पार्टी को भेज दिया। 4398। कुछ समय बाद दूसरी पार्टी ने जवाब दिया। नमस्ते, आपके द्वारा पोस्ट किए गए मिशन के अनुसार 2 समस्याएं हैं। 1. जानकारी अधूरी है। दूसरा, टारगेट लोकेशन सोमरलैंड में कैपिटल सिटी है और यह एक ऐसी जगह है जहां अधिकांश लोग नहीं जाना चाहेंगे। एक पीक टाइगर रैंकर को मारने के लिए 500 मिलियन बहुत अधिक हैं, लेकिन यदि लोकेशन सोमरलैंड में कैपिटल सिटी है तो बात कुछ और है। तो लोग इस मिशन को स्वीकार करें, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं लोकेशन नहीं बदल सकता। मेरा सुझाव है कि आप बाउंटी बढ़ा दें। इस तरह शायद लोग जोखिम उठाने को तैयार हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद। डार्क वेब के स्टाफ से बात करने के बाद जैकरी समझ गया कि मिशन पोस्ट करना इतना आसान नहीं था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह तर्कसंगत है, क्योंकि कोई और उसके द्वारा बेतरतीब ढंग से पोस्ट किए गए मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें मिशन की प्रकृति को समझने की आवश्यकता होगी। फिर जैकरी ने मिशन में संशोधन किया। उसने और कुछ नहीं बदला, बल्कि सीधे बाउंटी को बढ़ाकर 1 बिलियन कर दिया। उसका मानना था कि पैसे के लालच में लोग जोखिम उठाने को तैयार होंगे। मर्सनरीज के लिए एक फॉरबिडन लैंड, ये कीमत बढ़ाने का एक बहाना मात्र था। हालांकि सच कहा जाए तो ये जगह निश्चित रूप से बाकी जगहों की तुलना में अधिक खतरनाक थी। वास्तव में जैकरी द्वारा कीमत बढ़ाने के बाद लोगों ने उसके मिशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1 बिलियन वह राशि थी जिसे कुछ लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके अलावा डार्क वेब पर मिशंस को उच्चतम बाउंटी से निम्नतम तक रैंक किया गया था। बाउंटी जितनी अधिक होगी, लिस्ट में मिशन उतना ही ऊपर जाएगा। इस प्रकार जैकरी की 1 बिलियन की बाउंटी अब पहले पेज पर थी और 7वें स्थान पर थी। बहुत से लोगों ने इस नए मिशन पर ध्यान दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोकेशन सोमरलैंड में कैपिटल सिटी है तो अधिकांश लोगों ने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से मर्सनरीज और असैसिन्स जाने से इनकार करते थे। सोमरलैंड में कैपिटल सिटी को मर्सनरीज द्वारा फॉरबिडन लैंड कहे जाने का एक कारण था। यह अनुभव उन्होंने अपने खून से प्राप्त किया था। निश्चित रूप से कुछ साहसी न्यूबीज और पागल लोग थे जो इसके प्रति तिरस्कारपूर्ण थे। कैसा फॉरबिडन लैंड? वे इस पर विश्वास नहीं करते थे। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए बेताब थे। इसके अलावा 1 बिलियन की बाउंटी जोखिम के लायक थी। जब तक वे इसे पूरा करते, वे इस धरती पर कहीं भी स्वतंत्र और खुशी से रह पाते, भले ही वे पूरी तरह से काम करना बंद कर दें। इसलिए बहुत से लोगों ने इस मिशन के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनमें से अधिकांश अनुभवहीन न्यूबीज थे। इस समय डार्क वेब का स्टाफ उनके पिछले परिणाम और क्षमता के आधार पर इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनेगा।
ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां एक ही मिशन को कई लोग पूरा कर रहे हों। यदि ऐसा होता तो एक बार काम पूरा हो जाने के बाद ये पुष्टि करना कठिन होता कि इसे किसने पूरा किया। दूसरे इस मिशन को तभी स्वीकार कर सकते थे जब कीमती व्यक्ति इसे पूरा करने में विफल रहता। इस मिशन को पूरा करने वाले व्यक्ति की पुष्टि करने के बाद स्टाफ ने जैकरी से संपर्क किया। उसे टारगेट की कुछ बुनियादी जानकारी जैसे सेक्स, हाइट, एज, फोटो और उन जगहों को प्रदान करने की आवश्यकता थी जहां टारगेट अक्सर आता जाता था। ये सभी हावर्ड द्वारा प्रदान किए गए थे। सब कुछ हो जाने के बाद जैकरी को अभी भी डार्क वेब पर नामित अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर करने की आवश्यकता थी। यह मिशन पूरा होने के बाद एम्प्लॉयर को भागने और भुगतान करने से इनकार करने से रोकने के लिए था। बाउंटी प्राप्त होने के बाद स्टाफ ने कहा कि इस कार्य को करने वाला व्यक्ति 3 दिन बाद कैपिटल सिटी पहुंचेगा। वह फिर मिशन के परिणाम की परवाह किए बिना 1 सप्ताह बाद जैकरी को अपडेट देगा। जैकरी ने सोचा कि सब कुछ तैयार है और उसे केवल साहिल के कैपिटल सिटी में होने का इंतजार करना है ताकि वह उसे एक घातक प्रहार दे सके। डार्क वेब अंतर्राष्ट्रीय अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बहुत लोकप्रिय था। जब तक पर्याप्त पैसा था, ऐसा कोई नहीं था जिसे वे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि साहिल अब पीक टाइगर रैंकर नहीं रहा। इसके अलावा साहिल की पहचान के साथ एक बार कैपिटल सिटी में उसके साथ कुछ हो गया तो पूरा कैपिटल सिटी ये पता लगाने के लिए उल्टा पुल्टा किया जा सकता है कि यह किसने किया। स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए और फॉल्कन टीम वल्चर के ऑफिशियल मेंबर की पहचान कोई मजाक नहीं थी। संक्षेप में, देश में उनमें से केवल 20 से अधिक थे। वे देश के एलीट्स थे, इसलिए यदि उनकी हत्या कर दी गई तो डार्क वेब इसमें फंस जाएगा। यदि सोमोलैंड एम्पायर क्रोधित हो गया तो ये बहुत गंभीर होगा। दुनिया भी उनके चरणों में कांप उठेगी। इस क्षण साहिल को अंदाजा नहीं था कि किसी की नज़र उस पर है और वे यहाँ उसकी जान लेने के लिए आए हैं। वह अभी भी सोच रहा था कि कल पैसे कहाँ खर्च किए जाएं। अगले दिन साहिल को पास में एक बेंज डीलरशिप मिली और उसने एक जी वैगन खरीदी। कार न होना असुविधाजनक था और वह हर जगह कैब नहीं ले सकता था। फिर साहिल ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वह अंदर नहीं गया। इसके बजाय वह आसपास के क्षेत्र में टहला। उसका उद्देश्य जाहिर है, घर ढूंढना। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट के आसपास के घर स्वाभाविक रूप से सबसे महंगे थे। यहाँ किसी भी सेकंड हैंड घर की कीमत रिवर सिटी साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के समान थी, जो लगभग 2 लाख प्रति स्क्वायर फीट थी। एक सेकंड हैंड छोटा घर करोड़ों का होगा। हालांकि साहिल एक सेकंड हैंड घर खरीदने नहीं जा रहा था। वह एक नया घर खरीदना चाहता था, जितना महंगा हो उतना अच्छा। हालांकि चारों ओर खोजने के बाद उसे कोई नया विकसित रियल एस्टेट नहीं मिला। अनुमान लगाया गया था कि ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के आसपास रेनोवेशन की लागत बहुत महंगी थी, इसलिए डेवलपर्स को लगा कि यह सार्थक नहीं है। साहिल को अपनी तलाश बढ़ानी पड़ी। अंत में उसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी से लगभग 10 मिनट की दूरी पर एक नया विकसित क्षेत्र मिला। एक सरसरी नज़र के बाद उसने सीधे पेंटहाउस खरीदने के लिए 100 मिलियन से अधिक खर्च किए। अगले दिन साहिल बेतरतीब ढंग से कैपिटल सिटी में घूमता रहा। जब भी वह बिक्री के लिए कोई नई प्रॉपर्टी देखता, वह अंदर जाता और एक खरीद लेता। पूरे दिन के बाद वह थक गया था, लेकिन उसने संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए थे। उसने 4 बिलियन से अधिक खर्च किए, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने कितने घर खरीदे। वैसे भी कार में हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का ढेर लगा हुआ था। लैविश पॉइंट्स खर्च करके 8 एक्सट्रेमिटीज फिस्ट सीखने के बाद उसके पास केवल 28 लैविश पॉइंट्स बचे थे। पर्ल ने इन कुछ दिनों में स्प्रिंगफील्ड में कुछ पैसे खर्च किए और यह बढ़कर 52 पॉइंट्स हो गया। आज उसने जो राशि प्राप्त की उसे मिलाकर अब कुल 99 पॉइंट्स हो गए थे। 1000 पॉइंट्स तक पहुंचना अभी भी एक लंबा रास्ता था। उसने रात में कुछ समय के लिए इंटरनेट पर खोज की और पाया कि कैपिटल सिटी में सबसे महंगी प्रॉपर्टी नए विकसित रियल एस्टेट नहीं थे, बल्कि कोर्टयार्ड हाउसेस थे। अगले 2 दिनों तक साहिल कैपिटल सिटी के हर कोने में दौड़ता रहा। फिर भी इस बार वह अधिक स्मार्ट था। अकेले लक्ष्यहीन रूप से दौड़ने के बजाय उसने सीधे कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स को ढूंढा और उन्हें बताया कि वह कैपिटल सिटी में कोर्टयार्ड हाउस में निवेश करना चाहता है। जब तक वह बिक्री के लिए उपलब्ध था, तब तक कोई भी कीमत स्वीकार्य थी। जब रियल एस्टेट एजेंट्स ने इतने बड़े क्लाइंट को देखा तो उन्होंने साहिल को इसे खोजने में मदद करने के लिए अपने सभी कनेक्शंस का उपयोग किया। हालांकि कैपिटल सिटी में कोर्टयार्ड हाउस एक दुर्लभ संसाधन था। हर कोई जानता था कि कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसलिए बहुत से लोग बेचने को तैयार नहीं थे। 2 दिनों के बाद उसने कुल 12 कोर्टयार्ड हाउसेस खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत करोड़ों से 1 बिलियन तक थी। एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हाउस था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी प्रिंस का पूर्व निवास था, जिसे साहिल ने लगभग 2 बिलियन में खरीदा था। 3 दिनों में स्प्रिंगफील्ड में पर्ल के निवेश के अलावा लैविश पॉइंट्स बढ़कर 298 पॉइंट्स हो गए थे। इस दर से वह कुछ ही दिनों में अपनी माइंड पावर को अपग्रेड करने में सक्षम हो जाएगा।
साहिल अपनी शॉपिंग स्प्री जारी रखने वाला था, लेकिन उसे साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के चांसलर ओलिवर का फ़ोन आया। ओलिवर ने पूछा कि क्या वह कैपिटल सिटी पहुंच गया है। यदि वह नहीं पहुंचा था तो उसे जल्दी आना चाहिए, क्योंकि वे 3 दिनों से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में ही थे। साहिल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने व्यक्तिगत मामलों को पहले एक तरफ रख दिया, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट एजेंट से कहा कि यदि कोई कोर्टयार्ड हाउस बिक्री के लिए हो तो वे उससे संपर्क करें। अगली सुबह साहिल ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंचा। ये विश्व प्रसिद्ध एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट में आने का उसका पहला मौका भी था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर यूनिवर्सिटी के विशाल नाम और इधर उधर घूमते स्टूडेंट्स को देखते हुए साहिल को लगा कि यह जगह विश्व प्रसिद्ध एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहलाने के योग्य है। अकेला प्रवेश द्वार ही साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की तुलना में कहीं अधिक भव्य था। हालांकि जिस बात पर साहिल ने ध्यान नहीं दिया वह ये थी कि जब वह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था तो कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। यह आदमी थोड़ा लंबा था और उसने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। पहली नज़र में कोई भी बता सकता था कि वह विदेश से था। हालांकि ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे विश्व अग्रणी संस्थान में बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। साहिल यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स के साथ ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास स्टूडेंट आईडी नहीं थी। सर, मैं एकेडमिक एक्सचेंज के लिए साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। क्या आप कृपया मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? साहिल ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। चूंकि आप साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से हैं, इसलिए आपको अपने यूनिवर्सिटी के प्रभारी व्यक्ति से आकर आपको ले जाने के लिए कहना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। कुछ समझाने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड साहिल को अंदर न जाने देने पर अड़ा रहा। इस प्रकार साहिल के पास ओलिवर को फ़ोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़्यादा समय नहीं लगा और ओलिवर बाहर आया और साहिल को कैंपस के अंदर ले गया। साहिल, तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? चलते चलते ओलिवर ने पूछा। मिस्टर कार्सन, मुझे खेद है, मैं किसी चीज़ में फंस गया था, साहिल ने कहा। हालांकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन के बाद तुम धीरे धीरे पैसा कमा सकते हो, लेकिन यदि तुम अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करते हो तो तुम्हें भविष्य में स्कूल लौटने का मौका नहीं मिलेगा। समझ गया मिस्टर कार्सन। आओ, हावर्ड और अन्य अभी क्लास में हैं। इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हें ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के सीखने के माहौल और शिक्षण विधियों का अनुभव कराना है। साथ ही तुम देख सकते हो कि इस दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की तुलना में हमारे यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। केवल अंतर को ढूंढकर ही हम बेहतर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, साहिल ने कहा। हालांकि उसने कहा कि वह समझता है, लेकिन वह थोड़ा असहमत था। हालांकि साउथ रिवर यूनिवर्सिटी खराब नहीं थी, लेकिन ये ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी से बहुत दूर थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का हर पहलू ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की तुलना में कुछ भी नहीं था। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे रातों रात बदला जा सके। साहिल को लगा कि इस तरह का एकेडमिक एक्सचेंज पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए था। उनसे कमियों को इंगित करने के लिए कहना बकवास था। सुविधाओं और शिक्षण के मामले में साउथ रिवर यूनिवर्सिटी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी से बहुत पीछे थी। साहिल को ओलिवर द्वारा ओपन क्लास में ले जाया गया। ओलिवर के उसे वहां लाने के बाद वह चला गया। साहिल केवल क्लास में बोर होकर बैठ सका और लेक्चर सुन सका। साथ ही वह इस बारे में सोच रहा था कि पैसा खर्च करना कैसे जारी रखा जाए ताकि वह अधिक लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सके। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की कुछ फीमेल स्टूडेंट्स बार बार साहिल को देखने के लिए मुड़ती थीं। अभी साहिल को आई कैंडी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। वह पहले भी काफ़ी अच्छे दिखने वाले थे, लेकिन उनका शरीर कमज़ोर था और उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए वे हमेशा थोड़े सुस्त लगते थे। अब जबकि उनके शरीर और माइंड पावर में सुधार हुआ था, वे अधिक आश्वस्त थे। वे अब असाधारण रूप से टेम्परामेंटल लग रहे थे और पूरी तरह से एकहंक थे। वर्तमान में हावर्ड साहिल से थोड़ा कमतर था, इसलिए साहिल ने स्वाभाविक रूप से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की कई लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। जब अमीलिया और लूना ने साहिल को देखा तो वे रोमांचित हो गईं। अमीलिया सोच रही थी कि वह साहिल के करीब आने के लिए क्या कर सकती है। इस बीच लूना अपनी योजना को अंजाम देने के बारे में सोच रही थी। साहिल पर अभी भी उसकी एक रिक्वायरमेंट बकाया थी और वह सोच रही थी कि खुद को सबसे बड़ा लाभ देने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। एकेडमिक एक्सचेंज के लिए यहाँ आए साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स यहाँ थे। 3 सुंदरियों और 2 सुंदर लड़कों ने दुनिया के इस प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में भी बहुत से आकर्षक लोग थे, लेकिन कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनमें से किसी एक को देखना भी मुश्किल होता। हालांकि 3 दिन पहले 4 आकर्षक स्टूडेंट्स आए थे और अब एक और दिखाई दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा कि क्या साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बॉडी का यही स्तर है। यदि ऐसा होता तो वे बहुत ईर्ष्यालु होते।
साहिल ने क्लास में रहते हुए चुपके से सीलिया को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसने उसे बताया कि वह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंच गया है और पूछा कि क्या उसके पास दोपहर में मिलने का समय है। अतीत में जब भी वह उसे संदेश भेजता था, सीलिया आमतौर पर कुछ ही सेकंड्स में जवाब दे देती थी, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। संभावना थी कि वह क्लास में थी और उसने अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा था। जब साहिल सीलिया को टेक्स्ट कर रहा था, तब क्लास में कोई और भी टेक्स्ट करने में व्यस्त था। वह हावर्ड था, जो जैकरी को यह बताने के लिए टेक्स्ट कर रहा था कि साहिल ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में है और क्लास में है। जैकरी ने पिछले 2 दिनों से लगभग हर दिन उससे पूछा था कि क्या साहिल अभी तक वहां है। वह पिछली बार जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए उत्सुक था। हावर्ड का संदेश मिलने पर जैकरी भी उत्साहित हो गया। साहिल अंततः पहुंच गया और डार्क वेब के स्टाफ ने उसे कल बताया था कि हायर्ड गन कैपिटल सिटी पहुंच गया है, लेकिन टारगेट नहीं मिला है। जैकरी ने हावर्ड से पूछा तो पता चला कि साहिल ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा था, जिससे वह चिंतित हो गया। अब जबकि साहिल यहां था, उसे अगले 2 दिनों में परिणाम मिल जाना चाहिए। उसका विचार ये था कि यदि वह साहिल को मार नहीं सका तो उसे कम से कम साहिल को अपाहिज बना देना चाहिए और अधिमानतः उसे जीवन भर के लिए बिस्तर पर डाल देना चाहिए। इसलिए उसने डार्क वेब के स्टाफ से कहा कि जब तक साहिल गंभीर रूप से विकलांग नहीं हो जाता, तब तक मिशन को पूरा माना जाएगा। सब कुछ तैयार था और अब वह बस परिणाम का इंतजार कर रहा था। जैकरी खुद को शांत करने में असमर्थ था, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी शर्म जल्द ही धुल सकती है। इस दौरान उसने टी फैक्शन द्वारा आयोजित पार्टीज में शायद ही कभी भाग लिया हो। जैसे ही वह वहां जाता, कोई न कोई रिवर्सिटी में जो हुआ उसके लिए उसका मजाक उड़ाता। यह विशेष रूप से उस पंक टॉड मोल्सली के लिए सच था, जिसने उसे कई बार दूसरों का सम्मान खोने पर मजबूर किया। सुबह की क्लास जल्दी खत्म हो गई। सीलिया ने अपनी क्लास के बीच में साहिल को एक संदेश वापस भेजा था और साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए सहमत हो गई थी। साहिल, चलो साथ में दोपहर का भोजन करते हैं, अमीलिया ने साहिल के पास चलते हुए कहा। वह साहिल के करीब आना चाहती थी, इसलिए उसे पहल करनी पड़ी। यदि उसने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो साहिल को छीन लिया जाएगा। लूना एक तरफ से उसे प्रतिस्पर्धी नजरों से देख रही थी। मुझे खेद है अमीलिया, मैं दोपहर में किसी से मिल रहा हूँ। अगली बार फिर कभी, साहिल ने कहा। किसी से मिल रहे हो? कौन? अमीलिया ने पूछा। सीनियर हाई की मेरी दोस्त, वह अभी ग्रीनवुड में पढ़ रही है, साहिल ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम्हें मुझे अगली बार खाना खिलाना होगा, अमीलिया ने थोड़ा निराश होकर कहा। उसे पहले कभी इस तरह खारिज नहीं किया गया था। वह हमेशा वही थी जिसने दूसरों को खारिज किया था, जबकि दूसरों को उसे खारिज करने का मौका कभी नहीं मिला। हालांकि उसे साहिल द्वारा कई बार खारिज किया गया था। उसने उसे तब भी खारिज कर दिया जब उसने खुद को उसे ऑफर किया था, जो उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। बिल्कुल बिल्कुल, साहिल ने वादा किया। साहिल के जाने के बाद लूना ऊपर आ गई। साहिल, हमारे बीच हुए समझौते को मत भूलना, लूना ने कहा। क्या समझौता? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। तुम पर मेरी एक और रिक्वायरमेंट बकाया है। मैंने तुमसे कहा था कि यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। मुझे परवाह नहीं है, तुमने वादा किया था। लूना के बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई, जिससे साहिल को जवाब देने का कोई मौका नहीं मिला। साहिल ने भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया। क्या आजकल की औरतें इतनी आत्मकेंद्रित हैं? इस समय उसकी जेब में फ़ोन बजा। उसने उसे निकाला और देखा कि वह सीलिया का था। हेलो, साहिल ने आंसर बटन दबाया। साहिल, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? सीलिया की साफ आवाज़ फ़ोन से आई। इतने सालों के बाद साहिल ने पहली बार सीलिया की आवाज़ सुनी थी और वह अभी भी पहले जैसी ही लग रही थी। वे पिछले कुछ वर्षों में कभी कभार ही एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे। हाँ, हो गई, मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा, साहिल ने क्लास से बाहर चलते हुए कहा। जैसे ही वह क्लास से बाहर निकला, उसने एक सुंदर आकृति देखी जिसने फ़ोन पकड़ा हुआ था और पास ही खड़ी थी। उसने शुद्ध सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि उसके काले बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। इस समय वह हॉल में घबराई हुई खड़ी थी। उसके पास से गुजरने वाले लड़के बीच बीच में मुड़कर उसे देख लेते थे। निश्चित रूप से सीलिया अभी भी उतनी ही उत्कृष्ट थी जितनी वह सीनियर हाई में थी, और ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे टॉप संस्थान में भी उसकी प्रशंसा की जाती थी। साहिल ने फ़ोन काट दिया और सीलिया की ओर चल दिया। जब वह सीलिया से 10 मीटर से अधिक दूर था, तभी सीलिया ने उसे देख लिया। साहिल मुस्कुराया और उसके सामने चलने लगा। सीलिया थोड़ी उत्साहित लग रही थी और उसके गाल लाल हो गए। सीलिया, बहुत समय बाद मिले, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। साहिल, बहुत समय बाद मिले, सीलिया ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। हालांकि दोनों लगभग 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे के आसपास बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कर रहे थे। वे अभी भी 2 पुराने दोस्तों की तरह थे। ये सीलिया के लिए विशेष रूप से सच था। साहिल पिछले 3 वर्षों में अनगिनत बार उसके सपनों में आया था।
इस क्षण साहिल उसके सामने जीवित और स्वस्थ खड़ा था, जिसने उसे थोड़ा उत्साहित कर दिया। उस समय अपनी कायरता के कारण उसने साहिल को खो दिया था। इस बार अपनी खुशी के खातिर उसने पहली चाल चलने का फैसला किया। उसे उस आदमी को पाना था जिसने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया था। जब साहिल ने अपने सामने सीलिया को देखा तो उसे कुछ साल पहले की वह दोपहर याद आ गई। उसने उसे बचाने के लिए यमराज से वापस खींचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसके बाद वह जानता था कि सीलिया हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई हुई उसे घूरती रहेगी। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने इससे बचने का फैसला किया। अपने बचपन के कारण उसका आत्मविश्वास बहुत कम था। वह इसका सामना करने से डरता था और भले ही वह जानता था कि सीलिया उसे पसंद करती है, लेकिन उसने कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सीलिया बहुत ही परफेक्ट थी, इतनी परफेक्ट कि उसे एक बार लगा कि जब वह उसके पास खड़ा होता है तो वह धूल के समान है। इसलिए उसने सीलिया के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। लगातार चिंतित रहता था कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। फिर उसने सारा को चुना। कम से कम उसे लगा कि सारा उससे बहुत अलग नहीं थी। वह अंत तक उसके साथ रह सकती थी और वे शादी कर लेते और उनके बच्चे होते। हालांकि सारा को डेट करने के बाद वह उसके प्रति वफादार हो गया। उसने सारा की बात भी मान ली जब उसने उसे सीलिया से दूर रहने के लिए कहा। फिर भी उसे इसके होने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि सीलिया के लिए उसकी भावनाएं समय के साथ कम हो जाएंगी। हालांकि इस क्षण वह अभी भी उसकी आंखों में सीलिया के उसके प्रति प्यार को महसूस कर सकता था। यह अभी भी कई साल पहले जैसा ही था और यह कभी नहीं बदला था। इसके विपरीत अब उसकी आंखों में और भी अधिक प्रेम था। सच कहूं तो एक आदमी के रूप में साहिल इस पल भावुक हो गया था। सीलिया जैसी एक परफेक्ट लड़की का इतने लंबे समय तक उसके लिए अपनी भावनाओं को बनाए रखना और कभी न बदलना कितनी दुर्लभ बात थी। सारा प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर सकी, भले ही वह उसके साथ एक ही कैंपस में थी। अंत में उसने उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। दूसरी ओर सीलिया ने उसे 3 साल से नहीं देखा था और वह अभी भी वैसी ही थी। क्या ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में कोई उत्कृष्ट पुरुष नहीं थे? असंभव। यहाँ कम से कम साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की तुलना में उनमें से अधिक होंगे, और उसका मानना था कि सीलिया की स्थितियों के साथ उसे चाहने वाले लोगों की कभी कमी नहीं होगी। इस क्षण वह सीलिया को अपनी बाहों में खींचना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह भी ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वे अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे। जब ग्रेजुएशन के 3 साल बाद साहिल और सीलिया पहली बार फिर मिले तो उन्होंने शांति से बातचीत की जैसे पुराने दोस्त हों। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे साथ साथ वहां से चले भी गए। दोनों के जाने के बाद जमा हुए स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करने लगे। होली SH*T, क्या वह हमारे स्कूल ऑफ इंग्लिश की यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की सीलिया नहीं है? वह लड़का कौन था जिसके साथ वह थी? क्या तुम लोग उसे जानते हो? मुझे लगता है कि वह SRU से एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। वह हमारी क्लास में है। SRU, लेकिन वह हमारे स्कूल से है। हम किसी बाहरी व्यक्ति को उसे ले जाने नहीं दे सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उसे इस तरह फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। फ़ायदा उठाने से तुम्हारा क्या मतलब है? लड़का काफ़ी सुंदर है ना? वह काफ़ी कूल है, या कम से कम फैंटास्टिक फोर से कम कूल नहीं है। वह और सीलिया एक बहुत अच्छी जोड़ी लग रहे हैं, एक लड़की ने उत्तर दिया। तो क्या हुआ अगर वह सुंदर या कूल है? वह अभी भी दूसरे स्कूल से है। वह हमारे यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है। हम किसी दूसरे स्कूल के लड़के को उसे ले जाने नहीं दे सकते। ये हमारे स्कूल के लड़कों के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बड़ी खबर है। मुझे इसके बारे में तुरंत हैनली को बताना होगा। उसकी नज़र पहले से ही सीलिया पर है और जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो वह उस लड़के को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मुझे पता था सीलिया का एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वह उन लोगों में से किसी से सहमत नहीं हुई जिन्होंने उसका पीछा किया। आप उनके बातचीत करने के तरीके से बता सकते हैं कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। किसे परवाह है कि वे एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की को SRU के किसी लड़के द्वारा ले जाने से पहले बस खबर फैलाना शुरू कर दो। न तो साहिल और न ही सीलिया को अंदाजा हुआ कि चलते समय उन्होंने कितना ध्यान आकर्षित किया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सीलिया ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि उन दोनों ने नज़रों को नज़रअंदाज किया और कैंपस के बाहर खाने की जगह ढूंढ ली। इसके बाद सीलिया ने साहिल को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी घुमाया। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अकेडमीज में से एक के रूप में ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी का एक विशाल कैंपस था। उन दोनों ने कई जगहों पर टहलने के बाद अंततः एक कृत्रिम झील के किनारे रुकने का फैसला किया। वहां शांति थी। इस प्रकार यह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में जोड़ों के इकट्ठा होने के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया। हालांकि ज़्यादातर रात में ज़्यादातर लोग दोपहर के समय तालाब के किनारे इकट्ठा नहीं होते थे जब सूरज उनके सिर पर तप रहा होता था। साथ ही जोड़ों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ता था क्योंकि ये दिन का समय था और गोपनीयता कम या न के बराबर थी।
इस प्रकार लोग केवल रात में इकट्ठा होते थे, न कि दोपहर के दौरान। साहिल, सीलिया चिल्लाए। हाँ, साहिल सीलिया को देखने के लिए मुड़ा। मुझे लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो, सीलिया ने कहा। किस तरह से? बताओ, साहिल ने पूछा। तुम अधिक मजबूत, अधिक आश्वस्त हो, और तुम अब और भी सुंदर हो गए हो, सीलिया ने शर्माते हुए उत्तर दिया। साहिल ने अपना चेहरा छुआ। सिस्टम वास्तव में उसके लिए महान परिवर्तन लाया है, न केवल शारीरिक अर्थ में बल्कि मानसिक रूप से भी। वह पहले सेल्फ अबेस्ड था और मेलजोल से इनकार करता था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सीलिया, मुझे लगता है कि तुम भी बदल गई हो, साहिल ने कहा। मैं बदली? कैसे? सीलिया ने खुद को देखा और पूछा। तुम अब बहुत सुंदर लग रही हो, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। तुम अब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले भी बन गए हो, साहिल। उस समय के तुम कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है कि हम सभी बदल गए हैं। दोनों ने दूर झील की ओर देखा और काफी देर तक खामोशी में बैठे रहे। साहिल, धन्यवाद। किस लिए? मेरे सबसे काले क्षण के दौरान आने और मुझे मेरी मृत्यु से बचाने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे बचाने के लिए एक एंजल की तरह अपनी जान जोखिम में डाल दी। ओह, यदि तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं उसके बारे में भूल गया होता। मैं बस किसी और की तुलना में जल्दी सक्रिय हो गया। मुझे यकीन है कि अगर मैं वहां नहीं होता तो कोई और भी ऐसा ही करता। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं भूल सकती। सीलिया ने ऊपर देखा और साहिल को घूरते हुए गंभीरता से कहा। साहिल भी महसूस कर सकता था कि सीलिया के स्वर में कुछ अजीब था, इसलिए वह उसकी ओर मुड़ा। उनकी नजरें मिलीं। सीलिया ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और गंभीरता से कहना जारी रखा, ये दुष्स्वप्न इन सभी वर्षों से मुझे सता रहा है। मेरे सपने में एक लॉरी अनियंत्रित होकर मेरी ओर तेज गति से आ रही होती है। मैं दूर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं कभी हिल नहीं पाती। और जैसे ही लॉरी मुझसे टकराने वाली होती है, मेरी बगल में एक आकृति दिखाई देती है और मुझे लॉरी के रास्ते से दूर ले जाती है। मैं शुरुआत में दुष्स्वप्न से चौंक कर जाग जाती थी, पसीने से तर और डरी हुई। लेकिन जब भी मैं सोने जाती हूँ, मैं उस दुष्स्वप्न का सपना देखने से खुद को रोक नहीं पाती। क्योंकि मैं सपने देखते समय ही उस व्यक्ति का चेहरा देख पाती हूँ, और मुझे डर है कि यदि मैं उसे हर रात नहीं देखूंगी तो मैं एक दिन भूल जाऊंगी कि वह कैसा दिखता है। धीरे धीरे मुझे दुष्स्वप्न जैसा महसूस होना बंद हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लॉरी मुझे कभी नहीं मारेगी। जिस क्षण मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं एक गर्म गले लगने में गिर जाती और मुझे एक परिचित चेहरे की परिचित गंध आती। सीलिया इस बिंदु पर धीरे धीरे सुबकने लगी। साहिल को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे सीलिया के कंधों के चारों ओर लपेट लिया, जिससे वह अपना सिर उसके कंधे पर टिका सके। एक जोड़े ने गलती से इस दृश्य को देख लिया और यह पुष्टि करने के बाद कि वह सीलिया थी, उन्होंने जल्दी से अपने फोन निकाले और कुछ फोटो खींचे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की सीलिया वर्तमान में एक लड़के के साथ डेट पर थी और उसने अपना सिर उसके कंधे पर भी रखा था। ये खबर तस्वीरों के साथ पोस्ट होते ही तुरंत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फैल गई। हालांकि साहिल और सीलिया को अंदाजा नहीं था कि उनकी तस्वीरें ली गई थीं। सीलिया, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो। मैं वास्तव में काफ़ी समय पहले से उनके बारे में जानता हूं, लेकिन मैं तब एक काया था। मैं डरा हुआ था, सेल्फ अबेस्ड था, और मैंने तुम्हारी भावनाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। मैंने अभी अभी सारा के साथ संबंध तोड़ा है और उसकी स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है। तुमने ग्रुप चैट में संदेश भी देखे होंगे, है ना? मैंने अपने विवेक के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी अफवाह के निशाने पर रहो। मैं नहीं चाहता कि वे सोचें कि मैंने सारा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम साथ हो गए और इसे उसकी वर्तमान मानसिक बीमारी हुई। ये तुम्हारे साथ उचित नहीं है। यदि ये तुम होने वाली हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी नहीं भागूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सीलिया ने धीरे से कहा। उस दोपहर साहिल और सीलिया दोनों अपनी क्लासेस में भाग लेने चले गए। उन्हें अभी भी आने वाली तबाही के बारे में कोई अंदाजा नहीं था जिसके वे नायक थे। जब उन्होंने क्लास में ध्यान दिया तो ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के कैंपस फोरम पर एक लेख दिखाई दिया। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की सीलिया यंग कैंपस में एक अजनबी के साथ डेट पर देखी गई। सीलिया के साहिल के कंधे पर सिर टिकाए होने की तस्वीरें भी साथ में थीं। इसने फोरम के प्रतिभागियों को दंग कर दिया और पोस्ट को हजारों व्यूज और हजारों कमेंट्स मिले। ये पोस्ट तुरंत ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फोरम्स पर सबसे चर्चित पोस्ट बन गया और स्टूडेंट्स ने इसे साझा करना शुरू कर दिया। पोस्ट क्लासेस के मैसेजिंग ग्रुप्स में भी प्रसारित होने लगा। हर कोई सोच रहा था कि यह लड़का कौन है। लोग साहिल की तलाश करने लगे। अंत में साहिल की नई क्लास के कुछ सहपाठियों की बदौलत, जिन्होंने उसे सीलिया के साथ जाते देखा था, एक निष्कर्ष निकला कि वह रहस्यमय अजनबी कौन था।
इस प्रकार यूनिवर्सिटी फोरम पर एक और पोस्ट दिखाई दिया। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की को SRU के एक्सचेंज स्टूडेंट साहिल खुराना ने ले लिया। यह एक छोटा लेकिन चौंकाने वाला पोस्ट था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में सीलिया से संबंधित कोई भी लेख, विशेष रूप से गॉसिप थीम्ड, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फैंटास्टिक फोर में से एक, हैनली चसेस के सीलिया का बॉयफ्रेंड बनने के बारे में भी अफवाहें हुआ करती थीं। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि हैनली ने खुले तौर पर सीलिया को अपनी गॉडेस घोषित कर दिया था और किसी और को उस पर नज़र रखने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं हुई थी, इस बार के विपरीत जब तस्वीरें ली गई थीं, जिससे यह अफवाह अधिक विश्वसनीय हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि क्लास खत्म होने पर ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ साहिल की क्लास के बाहर जमा हो गई ताकि वे उस रहस्यमय आदमी को देख सकें जिसने सीलिया का दिल चुरा लिया था। साहिल और अन्य SRU एक्सचेंज स्टूडेंट्स भ्रमित थे क्योंकि उन्होंने न तो ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी फोरम में लॉग इन किया था और न ही वे किसी क्लास ग्रुप चैट्स में थे। यही कारण था कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें बस महसूस हुआ कि बहुत सी आंखें उन्हें घूर रही हैं, विशेष रूप से साहिल को। साहिल के अचानक हाइप का एक बाहरी प्रभाव ये पड़ा कि इसने एमिलिया, एवा और लूना की ओर ध्यान बढ़ाया। विशाल भीड़ ने महसूस किया कि SRU की 3 युवतियां भी दिव्य सुंदरियां थीं और शुरुआत से ही साउथ रिवर में सुंदरियों के बारे में कहावत को समझा। अनेक पुरुषों की नज़रें एमिलिया और अन्य 2 सुंदरियों पर थीं, जिसका अर्थ था कि हावर्ड को 5 एक्सचेंज स्टूडेंट्स में सबसे कम ध्यान दिया गया था। सीलिया के कई सहपाठियों ने भी उससे पूछा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन उसने न तो खुद को स्पष्ट किया और न ही कुछ स्वीकार किया। वह उनके कयासों को स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन साहिल ने अभी तक उनके रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी और वह चाहता था कि वह इंतजार करे। हालांकि तथ्य ये रहा कि उसने सीधे तौर पर किसी भी बात से इनकार नहीं किया था। इस प्रकार कैंपस में और अफवाहें फैलने लगीं। ऐसा नहीं है कि इसने साहिल को प्रभावित किया। क्लासेस खत्म होने के बाद वह इधर उधर नहीं भटका और तुरंत कैंपस से बाहर चला गया। उसे लाविश पॉइंट्स कमाना जारी रखना था और बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी के दरवाजों से बाहर निकला, वह अपनी पार्किंग स्पॉट पर गया और कार चलाकर चला गया। साहिल के जाते ही एक काली MPV ने उसका पीछा किया। साहिल के होटल लौटने तक रात के 10 बज चुके थे। हालांकि उसने आज और अधिक लग्जरी पॉइंट्स अर्जित किए, आज 325 पॉइंट्स तक पहुंच गया, फिर भी उसने सोचा कि यह बहुत धीमा था। उसने पर्ल को फ़ोन किया और उसे कैपिटल सिटी में कुछ सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कहा ताकि वह एक साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय महानगरों में व्यापार कर सके। पर्ल को वास्तव में समझ नहीं आया कि साहिल क्या करना चाहता है, क्योंकि ईस्ट लीग इंटरनेशनल पहले से ही काफ़ी तेज़ गति से विकसित हो रहा था। उन्होंने लगभग 1 महीने में 100 बिलियन से अधिक का निवेश किया था और निवेश विकल्पों के लिए व्यापक रूप से मांग वाले भागीदार बन गए थे। उल्लेखनीय नहीं है कि इन सभी निवेशों ने सख्त जांच पास की थी और उनमें से अधिकांश भविष्य में भारी लाभ का वादा करते थे। फिर भी साहिल काफ़ी नाखुश लग रहा था क्योंकि वह उसे निवेश पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करता रहा। इससे वह बहुत भ्रमित हुई और उसने सोचा कि उसके इस युवा वरिष्ठ के पास वास्तव में कितना पैसा है। ऐसा नहीं है कि उसका भ्रम उसके काम में बाधा बनेगा। यदि उसके वरिष्ठ ने कर्मचारियों को कैपिटल सिटी स्थानांतरित करने के लिए कहा तो वह वही करेगी। वरिष्ठ कर्मचारियों में से कुछ को तुरंत भेज दिया गया और वे साहिल के निर्देशों का पालन करने के लिए अगले दिन कैपिटल सिटी पहुंचेंगे। अगले दिन साहिल ने छुट्टी के लिए ओलिवर को फ़ोन किया। ओलिवर साहिल को क्लासेस में भाग लेने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन साहिल ने वादा किया कि लौटने पर वह स्कूल के निर्माण के लिए और अधिक धन दान करेगा। ओलिवर ने तुरंत अपना मन बदल लिया और वादा किया कि वह साहिल के लिए सब कुछ संभाल लेगा ताकि बाद वाले को स्कूल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत न हो। जैसा कि उसने सोचा था, पैसा ही सब कुछ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो पैसा नहीं कर सकता था, और यदि ऐसी कोई चीज़ थी तो बस और अधिक पैसे की पेशकश करें। सुबह में साहिल उन लोगों से मिला जिन्हें पर्ल ने भेजा था। ये लगभग 50 कर्मचारियों की एक टीम थी। साहिल तुरंत उन्हें एक बेंज डीलरशिप पर ले गया और उनके लिए यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें से प्रत्येक के लिए एक MPV खरीदी। फिर वह टीम को स्टारी नाइट होटल ले आया और उन्हें उन खगोलीय रूप से महंगे घरों के बारे में अपनी कार के कॉन्ट्रैक्ट्स और मटीरियल सौंपे जो उसने हाल ही में खरीदे थे। इसके बाद उसने उन घरों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिए। 50 कर्मचारियों की टीम साहिल के साथ स्टारी नाइट होटल की लॉबी में दाखिल हुई। नमस्ते मिस्टर खुराना, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? स्टारी नाइट होटल की लंबी, युवा और सुंदर लॉबी मैनेजर ने पूछा। साहिल एक गेस्ट था जिसने ग्रैंड लक्जरी स्वीट में चेक इन किया था। उसके जैसे लोग सामान्य रूप से धनी और शक्तिशाली लोग होते थे, इसलिए उन्हें उसकी सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना पड़ता था। मेरे फ्लोर पर कितने कमरे हैं? साहिल ने पूछा। मिस्टर खुराना, आप वर्तमान में उच्चतम श्रेणी के ग्रैंड लक्जरी स्वीट में रह रहे हैं। आपके फ्लोर पर कुल 28 कमरे हैं, सुंदर मैनेजर लुसील ने उत्तर दिया।
साहिल पीछे मुड़ा और अपने कर्मचारियों की ओर देखकर पूछा, क्या आप लोगों को दो के समूहों में एक कमरा साझा करने में कोई आपत्ति है? स्वीट्स काफ़ी बड़े हैं मिस्टर खुराना, एक साधारण कमरा ही काफ़ी अच्छा है, इतने महंगे कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मिस्टर खुराना, हमें इतनी महंगी जगह रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कमरा काफ़ी अच्छा है, इस छोटी सी टीम के नेता ने कहा। वे सभी वरिष्ठ कर्मचारी थे जिन्हें अपने इस उदार वरिष्ठ के बारे में कुछ हद तक समझ थी। वे उसके सुझाव से हैरान नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी शिष्टाचार के नाते उसे अस्वीकार कर दिया। आप यहाँ पहले से ही हैं, इसलिए बस मेरी बात सुने। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा, साहिल ने कहा। फिर वह सुंदर मैनेजर की ओर मुड़ा और कहा, मैं पूरा फ्लो बुक करना चाहता हूँ। क्या आप अन्य मेहमानों से चर्चा कर सकती हैं और देख सकती हैं कि क्या वे दूसरे कमरे में जाने के लिए तैयार हैं? लुसील को लगा कि उसके सिर में खून दौड़ रहा है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि साहिल क्या करना चाहता है जब उसने उसे अपने कर्मचारियों से पूछते सुना कि क्या उन्हें कमरा साझा करने में कोई आपत्ति है, लेकिन जब उसने साहिल को ये पूछते सुना तो उसे अभी भी एक सपने जैसा लगा। उसने कभी भी इतना उदार वरिष्ठ नहीं देखा था जो अपने कर्मचारियों के लिए ग्रैंड लग्जरी स्वीट्स का पूरा फ्लो बुक कर दे। उसने स्टारी नाइट होटल में कुछ वर्षों तक काम किया था और कई अमीर पुरुषों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह साहिल जैसे किसी व्यक्ति से मिली थी। एक रात के लिए इसकी कीमत 5 मिलियन से अधिक है। वह सोच रही थी कि साहिल किस कंपनी का मालिक है, क्योंकि वह भी उसके अधीन काम करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसे अन्य कंपनियों की तुलना में साहिल जैसे लोगों के अधीन बहुत बेहतर कर्मचारी लाभ मिलेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें मिस्टर खुराना, मुझे जांचने दें। लुसील तुरंत फ्रंट डेस्क की ओर भागी और दूसरों से पूछने लगी। साहिल टीम को ऊपर ले आया। मिस्टर खुराना, उस फ्लो पर 15 कमरे पहले ही लिए जा चुके हैं। मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं उन सभी से हटने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन शायद आप ऊपर वाला फ्लो चाहेंगे। लुसील ने सावधानी से पूछा। यह एक बड़ा लेन देन था। उसे डर था कि यदि साहिल को उसका सुझाव पसंद नहीं आया तो वह दूसरे होटल में चला जाएगा। उस स्थिति में वह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि साहिल प्रति कमरा एक रात के 5 मिलियन से अधिक खर्च कर रहा था। साहिल एक बहुत बड़ा कस्टमर था। जरूर, साहिल ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया। उसके साथ उसने सीधे आधे महीने के लिए पूरा फ्लो बुक कर लिया और सुंदर सर्वर्स की भूखी नज़रों के बीच ऊपर चला गया। अपने कमरे में लौटने के बाद साहिल ने महसूस किया कि उसने एक और लैविश पॉइंट अर्जित किया है। वह 326 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अब जबकि उसके कर्मचारी यहाँ थे, वह खुलकर पैसे खर्च करना शुरू कर सकता था। पर्ल के विपरीत, उसने पैसा खर्च करने से पहले जांच नहीं की। उसने बस जो चाहा वह खरीद लिया। ईमानदारी से कहूँ तो वह किसी कंपनी में निवेश भी नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसकी योजना सीधे घर खरीदने की थी। आखिरकार कैपिटल सिटी रियल एस्टेट बहुत महंगा था। एक घर के लिए दसियों या सैकड़ों बिलियन की लागत थी, लेकिन उसके लैविश पॉइंट्स में केवल एक छोटी सी लहर पैदा हो रही थी। ये देखते हुए कि यह एक ग्रैंड लग्जरी स्वीट था, तीनों समय का भोजन कमरे में मुफ्त भेजा जाता था। भोजन इतना अच्छा था कि साहिल को अपने कर्मचारियों को भोजन के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2 घंटे आराम करने के बाद साहिल ने टीम को इकट्ठा करना शुरू किया और हर कोई काम करने लगा। उसने टीम को कुछ रियल एस्टेट एजेंट सौंपे और उनसे कहा कि वे उन लोगों से खुद संपर्क करें। उन्हें बस इतना करना था कि कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि होने के बाद उसे भुगतान करने के लिए सूचित कर दें। इस तरह उसका कार्यभार काफ़ी हल्का हो गया और उसे अब इन एजेंट्स को खुद खोजने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार जब सभी को काम सौंप दिया गया तो साहिल को एक अज्ञात कॉल आया। हेलो, क्या यह मिस्टर साहिल खुराना है? एक आदमी ने पूछा। मैं हूँ, और आप? साहिल ने उत्तर दिया और पूछा। मैं एक घर बेचने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एजेंट को नियुक्त नहीं करना चाहता। मैं कीमतों के बारे में व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत अविश्वसनीय और महंगे हैं, आदमी ने उत्तर दिया। आप कौन सा घर बेच रहे हैं और कितने में? साहिल ने फिर पूछा। वह इस बारे में बहुत सतर्क नहीं था, क्योंकि वह इन दिनों काफ़ी घर खरीद रहा था और उसने कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स के पास अपना नंबर छोड़ दिया था। इसके कारण किसी सेलर द्वारा उसका नंबर प्राप्त करने में कुछ भी अजीब नहीं था। जब तक घर बहुत सस्ता नहीं था, वह इस पर विचार करेगा। यह एक कोर्टयार्ड हाउस है जिसे मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा था। वे पुराने दिनों में कोर्ट ऑफिशियल्स और एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, इसलिए फर्नीचर और स्ट्रक्चर्स उच्च श्रेणी की एबनी से बने हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी खराब नहीं हुआ है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे ऊंची कीमत पर बेच रहा हूँ। साधारण लोग इस तरह के घर का खर्च नहीं उठा सकते, और मैंने आपसे केवल इसलिए संपर्क किया क्योंकि मैंने सुना है कि आप हाल ही में कोर्टयार्ड हाउसेस खरीदने पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। ज़रूर, मैं अभी खाली हूँ, क्या आप मुझे घर दिखा सकते हैं? साहिल ने इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया। यदि आदमी ने सच बोला तो ये घर देखने लायक था।
उसने 2 दिन पहले एक घर खरीदा था जो किसी प्रिंस का हुआ करता था, और यदि यह घर अच्छी लोकेशन पर बना होता तो इसकी कीमत कम से कम $1 बिलियन होनी चाहिए। साहिल फिलहाल पागलों की तरह प्रॉपर्टी खरीद रहा था। लैविश पॉइंट्स अर्जित करने और अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा साहिल उस दिन के लिए भी तैयारी कर रहा था जब सिस्टम गायब हो सकता है। तब तक उसके पास अभी भी ये घर और अपने बाकी के वर्षों के लिए आरामदायक जीवन शैली बनाए रखने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरी पार्टी जल्दी से सहमत हो गई। दोनों पक्ष मिलने की जगह पर सहमत हुए। जब साहिल पहुंचा तो उसने 30 के दशक में एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को उसका इंतजार करते देखा। जब उसने दूसरे को देखा तो साहिल की तीव्र माइंड पावर ने तुरंत दूसरी पार्टी की धूर्त नजरों और घबराहट को पकड़ लिया। उसके साथ कुछ गलत है। साहिल बता सकता था कि इस व्यक्ति ने उसे घर बेचने के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से बुलाया था। फिर भी साहिल समझ नहीं पाया कि यह आदमी क्या करना चाहता था। क्या वह साहिल को अगवा करना चाहता था और उससे पैसे वसूलना चाहता था, क्योंकि साहिल हाल ही में बहुत उदारता से पैसे खर्च कर रहा था। साहिल ने दूसरे को उजागर नहीं किया क्योंकि वह उत्सुक था कि वह क्या करना चाहता था। साहिल अब बहादुर और कुशल था और वह बिना पसीना बहाए 100 गैंगस्टर्स से आसानी से लड़ सकता था। मिलने के बाद दूसरी पार्टी ने साहिल को घर ले जाने से पहले अपना नाम तक नहीं बताया। दूसरे आदमी ने वादा किया कि यह थोड़ी ही दूरी पर होगा और कार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जाहिर तौर पर गलत था। जैसा कि साहिल को उम्मीद थी, आदमी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और एक संकरी गली में रुक गया। साहिल सोच रहा था कि क्या यह वह जगह है जहां वे उसे पैसे देने के लिए धमकाएंगे। साहिल ने अपने आसपास का अंदाजा लगाना शुरू किया। कोई और नहीं है, ये कैसे हो सकता है। साहिल ने केवल एक के बजाय कम से कम कुछ दर्जन लोगों की उम्मीद की थी। साहिल ने दूसरे को कितनी भी बारीकी से देखा हो, उसकी ओर पीठ किए खड़ा आदमी एक शक्तिशाली मास्टर की तरह नहीं लग रहा था। काफी हुआ, बस मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूं, खुद को स्पष्ट करो। साहिल ने दूसरे के पीछे खड़े होकर कहा। दूसरे ने जवाब तक नहीं दिया, आगे भागने और इमारत के कोने पर गायब होने का विकल्प चुना। साहिल हंसा। वह ग्लोबल रनिंग चैंपियन से भी तेज था। जैसे ही वह भागने वाला था, उसे अपने दिमाग में ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। साहिल इस एहसास को जानता था। उसने इसे एक बार महसूस किया था जब उसने सीलिया को उन सभी वर्षों पहले लॉरी से बचाया था। यह एक ऐसा एहसास था जो तभी आता था जब वह मरने वाला होता था। तब उसकी माइंड पावर काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए यह एहसास बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन अब जबकि उसकी माइंड पावर कई गुना शक्तिशाली हो गई थी, ठंडी हवा के इस झोंके ने उसकी हड्डियों को कंपा दिया। यदि वह एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाता तो साहिल मर जाता। बिना किसी सोच के साहिल उछला और 2-3 मीटर एक तरफ कूद गया। धड़ाम। कूदने के बाद उतरने से पहले उसके कान के पास एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। जहां वह एक पल पहले खड़ा था, वहां की जमीन में अब मुट्ठी के आकार का एक छेद हो गया था। साहिल पीछे की स्थिति देखने के लिए मुड़ा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक स्नाइपर राइफल, एक जो अत्यंत शक्तिशाली थी, वह भी। यदि इसकी गोली 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की फर्श में मुट्ठी के आकार का छेद कर सकती थी, तो यदि ये किसी को लगती तो शरीर के आधे हिस्से के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। ड्रैगन रैंक के एक मास्टर के रूप में साहिल को ठंडे पसीने आने लगे। ये फिरौती के लिए नहीं था, ये हत्या थी। उतरने के बाद साहिल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और दूसरी दिशा में कूद गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, जहां वह खड़ा था वहां एक और गड्ढा था। इस बार उतरने के बाद साहिल भी वहां नहीं रुका और उस व्यक्ति की ओर भागने लगा जो उसे गोली मार रहा था। साहिल की वर्तमान ताकत के साथ जब वह दौड़ रहा हो तो उसे गोली से मारना असंभव था। अपराधी का एकमात्र मौका तब था जब वह स्थिर खड़ा हो। जब साहिल पूरी रफ्तार से दौड़ता था तो साधारण लोग अपनी आंखों के कोने से एक परछाई देखते थे। साहिल से लगभग 800 मीटर की दूरी पर 20 मंजिलों से कम ऊंची एक सुनसान इमारत में एक लंबा विदेशी साहिल को अपनी ओर दौड़ते हुए देख रहा था। यह आदमी टका अपने हाथों की स्नाइपर राइफल वापस उसके केस में रख दी और गुस्से में खुद से बड़बड़ाने लगा। उसे अपने टारगेट से चूकने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तब नहीं जब वह पहले कभी कोई शॉट नहीं चुका था। वह विफल हो गया था। वह डार्क वेब पर टॉप 48 असैसिन था। उसकी लड़ने की क्षमता सबसे मजबूत नहीं हो सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से शार्प शूटर्स में टॉप 10 में था और खुद को भेष बदलने में माहिर था। जहां तक उसका सवाल था, कोई भी आदमी इतना शक्तिशाली नहीं था कि जब वह उन्हें गोली मारे तो वह सुरक्षित रहे। वैसे ही उसने अत्यधिक अहंकार के साथ इस मिशन को स्वीकार किया था। बहुत से लोगों ने सोमरलैंड की कैपिटल सिटी में मिशन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह निडर था। उसे बस अपने टारगेट को गोली मारनी थी और फिर खुद का भेष बदलना था, और किसी को पता भी नहीं चलता। वह अन्य असैसिन्स के विपरीत था, उसने अपने टारगेट्स को पीट पीट कर नहीं मारा।
उसे बस एक अच्छी जगह की ज़रूरत थी और अपने टारगेट को ठीक वहीं खड़े होने के लिए ललचाना था जहां वह गोली मार सके। जहां तक उसका सवाल था, एक पीक टाइगर रैंकर को मारने के लिए 1 बिलियन काफ़ी से ज़्यादा था। इसके कारण वह बहुत हैरान था कि वह विफल रहा। जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल रखने के बाद उसने केस को अपनी पीठ पर लाद लिया और जाने के लिए मुड़ा। टकर तेजी से चला और 3 से 4 कदमों के साथ उसने सीढ़ियों से नीचे का रास्ता बना लिया। साहिल को शायद अपने प्रतिद्वंद्वी की सटीक स्थिति पता न हो, लेकिन गोली के रास्ते से वह स्नाइपर कहाँ था इसके सामान्य दिशा का अंदाज़ा लगा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्नाइपर्स क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान चुनते थे। जहां तक साहिल को इस बारे में पता चला, खैर वह स्नाइपर नहीं था, लेकिन उसने टेलीविजन शोज पर स्नाइपर्स को देखा था। साहिल सुनसान इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचा। उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए कुछ 100 मीटर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बस इतना था कि क्षेत्र में बहुत से पुराने घर और असमान सड़कें थीं, इसलिए उसे वहां पहुंचने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा। जैसे ही साहिल सबसे निचली मंजिल पर पहुंचा, उसने एक लंबे आदमी को बेसबॉल कैप के साथ देखा जो अपनी पीठ पर एक आयताकार केस लिए तेजी से इमारत से बाहर निकल रहा था। सत्यानाश हो! साहिल गुस्से में था। उसे यह जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि यह वही आदमी था जिसने उसे गोली मारी थी। चूंकि यह व्यक्ति उसे मारना चाहता था, साहिल ने उसे पीटने के लिए जाने से पहले एक क्षण भी इंतजार नहीं किया। धप! अपनी ताकत और माइंड पावर को उनके अधिकतम तक फैलाते हुए दबाव का एक भारी आभा महसूस हुआ। साहिल सीढ़ी के निकास पर खड़े आदमी की ओर झपटा। बिना पीछे हटे उसने 8 एक्सट्रेमिटीज फिस्ट के विशेष कौशल का प्रहार किया। 8 एक्सट्रेमिटीज फिस्ट, मेटल माउंटेन शव। सीढ़ियों से भागते हुए टकर ने गुस्से में खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ी के निकास के कोने पर पहुंचा, उसने अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने दिखाई देते देखा। टकर दंग रह गया और वह फिर से सीढ़ियों से ऊपर भागने के लिए मुड़ा। वह टाइगर रैंक मास्टर के खिलाफ क्लोज कॉम्बैट में नहीं जीत सकता था, इसलिए उसका एकमात्र विकल्प दूरी बनाना और अपने टारगेट को गोली मारना था। उसके पास उसकी स्नाइपर राइफल के अलावा और भी बहुत कुछ था। हालांकि जैसे ही वह मुड़ने और जाने वाला था, उसने महसूस किया कि एक दम घोंटू दबाव उस पर रेंग रहा है। क्या? इससे पहले कि टकर प्रतिक्रिया कर पाता, साहिल उसके सामने प्रकट हो चुका था। धड़ाम! टकर ने महसूस किया कि एक विशाल बल उससे टकराया है। थू! टकर के मुंह से खून का एक घूंट निकला जबकि उसके आंतरिक अंगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कुचल दिया गया हो। दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। साहिल ने अपने शरीर से टकर को धक्का दिया लेकिन इस्तेमाल की गई ताकत को कम नहीं किया, इसलिए टकर फिर से अपने पीछे की दीवार से टकरा गया। इस बार भी जोरदार धड़ाम की आवाज आई। अध्याय 261। कंक्रीट की दीवार पर 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा गहरा एक बड़ा छेद हो गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि साहिल ने इस प्रहार में कितनी ताकत लगाई थी। टकर ने प्रभाव पड़ते ही तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर होते महसूस किया। पफ! खून का एक और घूंट बाहर थूका गया। दोनों दीवार तोड़कर दूसरी तरफ फर्श पर गिर पड़े। उनके बीच मुख्य अंतर यह था कि टकर फर्श पर पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और मौत की कगार पर था, जबकि साहिल जमीन पर मजबूती से खड़ा था। टकर उठना चाहता था लेकिन केवल अपना सिर हिला पा रहा था, उसका शरीर कोई ताकत लगाने में असमर्थ था। धीरे धीरे टकर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई और अंतहीन अंधेरे ने उसे घेर लिया। साहिल टकर के पास गया और उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। फक! वह मर गया। जीसस, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैंने अभी तक तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। यह उसकी पहली हत्या होने के बावजूद साहिल इससे काफी बेफिक्र था। वह जानता था कि अगर उसने नहीं मारा तो वह खुद मारा जाएगा। इस असैसिन के चेहरे को देखकर साहिल को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति एक फॉरेनर था। फॉल्कन देश में परेशानी पैदा करने वाले फॉरेनर्स से जुड़े मामलों का प्रभारी था, इसलिए साहिल ने सीधे टीम वल्चर के कैप्टन लुकस को फोन किया। उसने लुकस को बताया कि एक फॉरेनर उसे मारने आया था और उसने ऐसा करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली वेपन का इस्तेमाल किया था। फिर उसने अपना पता लुकस को भेज दिया। लुकस ने साहिल से उसी जगह रहने को कहा क्योंकि वह जल्दी वहां पहुंच जाएगा। करीब 20 मिनट बाद साहिल ने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, जो उस लावारिस इमारत की छत पर रुक गया। बहुत जल्द लुकस और कुछ अन्य लोग साहिल के पास पहुंच गए। सर! साहिल चिल्लाया। क्या हुआ? लुकस ने पूछा। साहिल ने लुकस को पूरी घटना बताई। पता लगाओ कि वह कौन है, लुकस ने एक महिला टीम मेंबर से कहा जो उसके साथ आई थी। यस सर। 3 महिला टीम मेंबर्स टकर के सामने आईं और केमिकल सोल्यूशन की एक बोतल निकाली और उसे टकर के चेहरे पर डाला और फिर साफ पानी से उसका चेहरा साफ किया। इसके बाद उन्होंने एक स्कैनर निकाला और टकर के चेहरे को स्कैन किया, फिर स्कैनर को एक लैपटॉप से जोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक महिला टीम लीडर ने रिपोर्ट दी, हमने उसे ढूंढ लिया सर। इस आदमी का नाम टकर है, जो डार्क वेब पर शीर्ष 48वां असैसिन है।
वह असैसिन्स के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि शुरुआती टाइगर रैंकर की ताकत होने के बावजूद वह सभी प्रकार के फायर आर्म्स में बहुत कुशल है। तुमने किसे नाराज़ किया है? इस व्यक्ति के लिए तुम्हें मारने के लिए डार्क वेब से किसी को काम पर रखने के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लुकस ने साहिल से कहा। साहिल का पहला विचार मॉरिस और गुंथर का था क्योंकि वे अभी भी जीवित थे लेकिन लापता थे। जहां तक उसका सवाल था, केवल उन दोनों की ही उसके साथ पुरानी दुश्मनी थी। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं, मैंने किसे नाराज़ किया होगा? साहिल ने हताशा में कहा। ठीक है, इसे अपने पास ही रखो, फिर बस अब से ज़्यादा सावधान रहना। हमें कभी नहीं पता कि कोई तुम्हारे पीछे फिर से असैसिन्स भेज सकता है। मुझे वहां ले चलो जहां तुमने लड़ाई की थी और मुझे विवरण दो। साहिल लुकस और अन्य लोगों को वहां ले गया जहां उसने पहले स्नाइपिंग से बचाव किया था और फिर टक्कर के साथ अपनी लड़ाई के अंतिम स्थान तक ले गया और पूरे समय जो हुआ उसका विवरण दिया। लुकस और अन्य लोग कांप उठे जब उन्होंने कंक्रीट के फर्श पर मुक्के के आकार के 2 गड्ढे देखे। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि अगर ऐसी स्नाइपर राइफल किसी को लग जाए तो वह कितना नुकसान पहुंचा सकती है। फिर जब साहिल उन्हें उस जगह ले गया जहां उसने टक्कर को मारा था, तो लुकस मन ही मन साहिल की ताकत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कंक्रीट की दीवार में एक बड़ा छेद था। सबसे महत्वपूर्ण विवरण साहिल की कम उम्र थी। साहिल में बहुत पोटेंशियल था। अन्य महिला टीम मेंबर्स ने भी प्रशंसा और सम्मान के साथ साहिल की ओर देखा। वे ये जानकर विस्मय में थीं कि इतने युवा व्यक्ति में इतनी अविश्वसनीय ताकत थी। साहिल चला गया। लुकस और अन्य लोगों को इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वे इस तरह की चीज़ों में अधिक अनुभवी थे। लुकस ने साहिल को बताया कि वे महिला टीम मेंबर्स टीम स्पाइडर से थीं, जो फॉल्कन के इंटेलिजेंस नेटवर्क की प्रभारी टीम थी। उसने साहिल से ये भी कहा कि अगर उसे किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो बस उनसे संपर्क करे और वे महिलाएं साहिल को सूचित करेंगी यदि उन्हें कोई नया सुराग मिलता है। इसके साथ उन्होंने संपर्कों का आदान प्रदान किया। साहिल ने वास्तव में उनके हाथों पर स्पाइडर मोटिफ देखा था। उसकी यूनिफॉर्म पर भी वल्चर मोटिफ होना चाहिए था, लेकिन यूनिफॉर्म मिलने के बाद से उसने इसे कभी नहीं पहना था। स्टारी नाइट होटल वापस पहुंचने के बाद साहिल को और मजबूत होने की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। आज जो हुआ वह बेहद खतरनाक था और यदि उसकी माइंड पावर ज़रा भी कमज़ोर होती तो वह समय पर खतरे को महसूस नहीं कर पाता और अपनी जान गंवा देता। भले ही वह न मरता, लेकिन इतने शक्तिशाली कैलिबर की स्नाइपर राइफल उसे निश्चित रूप से अपंग बना देती। ये भयानक था। उसे अपने लैविश पॉइंट्स को 1000 तक बढ़ाना था और अपनी माइंड पावर को बढ़ाना था ताकि वह सामान्य सीमाओं को पार कर सके। एक व्यक्ति की माइंड पावर बहुत महत्वपूर्ण थी। ये खतरे के होने से पहले ही उसे महसूस कर सकती थी। उसे न केवल अपनी माइंड पावर बढ़ाने की ज़रूरत थी, बल्कि अपने फिजिकल स्टैट्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत थी। वह अभी भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन कोई उसे पहले से ही निशाना बना रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह ये भी नहीं जानता था कि उसका दुश्मन कौन था। न जानना सबसे भयानक बात थी। क्या होगा अगर लुकस जैसा कोई शक्तिशाली असैसिन फिर से उसके पीछे आ जाए? वह लुकस या लेमन जैसे उस्तादों से सुरक्षित रूप से बचने की गारंटी नहीं दे सकता था। कम से कम साहिल को अपनी मार्शल एबिलिटी को उन दोनों के स्तर तक बढ़ाना था, वरना वह सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। उसके लिए उसे प्रचुर मात्रा में लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। मैं तार्किक तरीके से और अधिक लैविश पॉइंट्स कैसे कमा सकता हूँ? साहिल ने पर्ल को फ़ोन करने से पहले सोचा। हेलो मिस्टर खुराना, पर्ल ने दूसरी तरफ से अभिवादन किया। मिस पर्ल, कुछ चीज़ें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ, इसलिए उन्हें खोजने में मेरी मदद करें। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जल्द से जल्द खरीदें और जो सबसे अच्छा है उसे खरीदें। पैसा कोई समस्या नहीं है, साहिल ने कहा। आप क्या खरीदना चाहेंगे? पर्ल ने पूछा। मुझे एक आइलैंड, एक एयरक्राफ्ट और एक क्रूज चाहिए। एक जेट और एक हेलीकॉप्टर दोनों लें और जो सबसे शानदार क्रूज शिप है उसे खरीदें। क्या आप वाकई इन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं मिस्टर खुराना? मुझे लगता है कि पैसे को निवेश करने में उपयोग करना अधिक लागत प्रभावी होगा। वे चीज़ें केवल मूल्य में घटेंगी, इसलिए आप उनसे कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, पर्ल ने समझाया। ये ठीक है, बस वैसे ही निवेश करें जैसा मैं कहता हूँ, पैसा कोई समस्या नहीं है। ओह, और प्रगति थोड़ी धीमी है, इसलिए इसे तेज करें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपने पर्याप्त लोगों को भर्ती कर लिया है, तो उन भरोसेमंद लोगों को विकास के लिए अन्य प्रांतों और शहरों में नियुक्त करें। मैं चाहता हूं कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट कंपनी बने। ठीक है, मैं समझ गई मिस्टर खुराना, पर्ल ने उत्तर दिया। चूंकि साहिल पहले ही आदेश दे चुका था, इसलिए उसे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस इस बात को लेकर उत्सुक थी कि साहिल को पैसा कहाँ से मिला। यहाँ तक कि अमीर परिवार भी अपने बेटे को इस तरह से पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देंगे। वह बहुत उलझन में थी। ऐसा नहीं था कि वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में थी। कैपिटल सिटी में एक गुप्त आधार। लुकस वर्तमान में टक्कर की लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था।
मास्क पहने। एक बूढ़ा आदमी लैब से बाहर निकला। कैसा है, ओल्ड कोल? लुकस ने पूछा। स्नाइपर फॉल्कनियर के ब्लैक मार्केट का एक कस्टमाइज्ड मॉडल है। इसकी गोलियां भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। उसके पास कई अलग अलग प्रकार के विशेष फायरआर्म्स भी हैं और हमारे विश्लेषण के अनुसार इन हथियारों को छोटे हिस्सों में तोड़कर देश में भेजा गया होगा। लेकिन उन्हें कैसे भेजा गया, खैर, हम इसके बारे में बहुत सुनिश्चित नहीं हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि यह आदमी फायरआर्म्स में बहुत कुशल है, ओल्ड कोल ने रिपोर्ट दी। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये फायरआर्म्स हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वे देश में कैसे आए। हमें उस सप्लाई चेन को ढूंढना और तोड़ना होगा, वरना अगर ये बंदूकें गैंगस्टर्स और अन्य अपराधियों तक पहुंच गईं तो समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, लुकस ने कहा। अपने आदमियों से अगली बार नरमी बरतने के लिए कहना। यह आदमी टाइगर रैंकर बनने के लिए पर्याप्त मजबूत है और फिर भी उसके अंग पूरी तरह से कुचले हुए हैं। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में एक भी हड्डी ऐसी नहीं है जो टूटी ना हो। इसके जैसे लोग मरे हुए की तुलना में जीवित अधिक उपयोगी होते हैं, ओल्ड कोल ने फटकार लगाई। वह नया है, मैं उसे अगली बार पीछे हटने के लिए कहूंगा। ओह, टीम वल्चर में कोई नया सदस्य है? ओल्ड कोल ने पूछा। हाँ, एक नंबर 10। साहिल अगले कुछ दिनों तक अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकला, इस डर से कि अगर वह बाहर निकला तो उसके सिर में गोली मार दी जाएगी। वह अभी तक ये भी नहीं जानता था कि उसका दुश्मन कौन था। वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह पिछली बार की तरह फिर से खतरे को महसूस कर पाएगा। उसके पास अभी भी खर्च करने के लिए बहुत पैसा था, इसलिए वह इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। उसने पर्दों को कसकर बंद रखा और खिड़कियों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसके कमरे के सामने होटल जितनी ही ऊंची एक इमारत थी और उसे डर था कि कोई सामने वाली इमारत से उसे गोली मारने की कोशिश करेगा। सौभाग्य से उसके निरंतर कॉल और आग्रह के तहत उसने स्प्रिंगफील्ड और कैपिटल सिटी में खरीदारी से काफ़ी कुछ हासिल किया था। अब उसके पास 578 लैविश पॉइंट्स तक थे। उसके कर्मचारियों ने पहले ही आइलैंड्स, एयरक्राफ्ट और क्रूजर्स खरीदने के लिए चैनलों से संपर्क कर लिया था। वह उन्हें किसी भी समय खरीद सकता था और बड़ी मात्रा में लैविश पॉइंट्स कमा सकता था। साहिल ने ये सब स्टारी नाइट होटल के ग्रैंड लक्जरी स्वीट में धैर्यपूर्वक बैठकर किया। वह पहले ही तय कर चुका था कि जब तक वह अपनी माइंड पावर में सफलता हासिल नहीं कर लेता तब तक वह कमरा नहीं छोड़ेगा। उसकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं था। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह सीलिया को संदेश भेजता या हाई स्कूल ग्रुप चैट में बात करता। टीम स्पाइडर ने कल उससे संपर्क किया था और उसे बताया था कि उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने उसे गली में फुसलाया था। वह आदमी कैपिटल सिटी का एक स्थानीय निवासी था और एक काफ़ी अमीर परिवार से था, लेकिन उसे जुए की लत थी जिसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। उस आदमी पर भारी कर्ज था और उसे साहिल को गली में फुसलाने के लिए 1 लाख की पेशकश की गई थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। बिना किसी संदेह के टकर ही उस प्रस्ताव के पीछे का व्यक्ति रहा होगा। फकिंग हेल, इस 1 लाख ने लगभग साहिल की जान ले ली थी। एक और दिन बीत गया जो अब तक तीसरा दिन था जब साहिल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इस दिन पर्ल ने आखिरकार साहिल को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसने उन सभी चीज़ों के चैनलों से संपर्क कर लिया है जो वह खरीदना चाहता था। हालांकि इतनी अचानक मांग के कारण कीमतें थोड़ी ज़्यादा थीं। साहिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि चीज़ें ज़्यादा महंगी थीं या नहीं। वास्तव में वह खुश था कि वे अब और भी महंगी थीं। पर्ल को पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद साहिल अपने लैविश पॉइंट्स के बढ़ने का इंतज़ार करने लगा। दोपहर से रात तक उसके लैविश पॉइंट्स में 3 अपडेट हुए थे। उसने कुल मिलाकर लगभग 300 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिससे कुल 864 पॉइंट्स हो गए थे। साहिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अपना पैसा कैसे खर्च कर रहा है जब तक कि इसे उसे और अधिक लैविश पॉइंट्स मिल रहे थे। फिर उसने उन सभी नई संपत्तियों को ईस्ट लीग इंटरनेशनल के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। उसे 1000 लैविश पॉइंट्स तक पहुंचने से पहले लगभग 100 और पॉइंट्स की ज़रूरत थी। इसका मतलब था कि उसके पास खर्च करने के लिए $10 अरब से ज़्यादा थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 1000 का लैविश पॉइंट केवल उसकी माइंड पावर को उसके बॉडी स्टैट्स के समान स्तर पर अपग्रेड कर सकता था। उसे अपनी माइंड और बॉडी पावर को और बढ़ाने के लिए अभी भी और लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। इसलिए साहिल ने मानसिक रूप से उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें वह जानता था और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जो कम से कम समय में अधिक लैविश पॉइंट्स अर्जित करने में उसकी मदद कर सके। साहिल ने तुरंत किसी के बारे में सोचा, एंडी लुइस। उस आदमी ने अभी अभी सफारी लैंड में एक खदान पर लगभग 10 अरब खर्च किए थे, जिसमें से वर्तमान में उसके पास 25% शेयर्स थे। साहिल ने सोचा कि अगर वह एंडी से 2 खदानें खरीदने में मदद ले सके तो वह और 20 या 30 अरब डॉलर खर्च कर सकेगा और अधिक लैविश पॉइंट्स कमा सकेगा। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। साहिल ने तुरंत एंडी को फ़ोन किया। वह बेहद असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपना कमरा नहीं छोड़ सकता था और जब तक वह अपनी माइंड पावर में सफलता हासिल नहीं कर लेता तब तक उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
हे साहिल, और मुझे लगा कि तुम्हें अपने शेयर्स की परवाह नहीं है, एंडी ने फ़ोन पर कहा। एंडी इन दिनों सफारी लैंड में खदान को लेकर व्यस्त था, इसलिए वह देश के भीतर साहिल की गतिविधियों से अवगत नहीं था। न ही वह जानता था कि साहिल पहले ही एससीसी का एक मुख्य सदस्य बन चुका है। एंडी, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने शेयर्स की परवाह नहीं है। मैं वास्तव में आपसे मदद मांगना चाहता था, साहिल ने सीधे तौर पर कहा। मैं कैसे मदद कर सकता हूं, साहिल? सफारी लैंड में आपके संपर्क हैं, है ना? मैं सोच रहा था कि शायद मैं मनोरंजन के लिए 2 खदानें खरीद लूं। ओह, तुम भी खदानें खरीदना चाहते हो, साहिल? क्या तुम डायमंड माइंस या गोल्ड माइंस के बारे में सोच रहे हो? एंडी ने पूछा। कुछ भी चलेगा, मुझे हाल ही में कुछ अतिरिक्त पैसे मिले हैं और मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है, इसलिए मैंने सोचा कि मनोरंजन के लिए 2 खदानें खरीद लूं। अगर ऐसा है तो मेरे पास वास्तव में तुम्हारे लिए एक अच्छी सिफारिश हो सकती है। किसी ने मेरी खदान से ज़्यादा दूर नहीं एक डायमंड माइन की खोज की है। वे अंगूठे के आकार का एक बेहद उच्च श्रेणी का डायमंड निकालने में कामयाब रहे, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हालांकि मालिक स्थानीय नहीं है और वह खदान सोमरलैंड को बेचना चाहता है। केवल एक ही बात है कि क्योंकि यह एक नई खोजी गई खदान है, कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि अंदर की स्थिति क्या है, इसलिए ये काफ़ी जोखिम भरा है। हाँ, ये ठीक है। मैं जोखिमों से नहीं डरता, बस प्रभारी व्यक्ति से संपर्क करने में मेरी मदद करें। जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः, साहिल ने तत्परता से कहा। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने आशा की थी और उसे जोखिमों की परवाह नहीं थी। फिर मैं उनसे पूछने में तुम्हारी मदद करूंगा और बाद में तुमसे संपर्क करूंगा, एंडी ने कहा। उनसे अभी पूछो, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। साहिल जल्दी में था और उसे डर था कि अगर उसने एंडी से आग्रह नहीं किया तो उसे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी जल्दी इसकी ज़रूरत है? एंडी ने उलझन में पूछा। हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए जल्दी पूछने में मदद करें, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। फिर साहिल ने एंडी के जवाब देने से पहले ही फ़ोन काट दिया। जल्द ही एंडी ने वापस फ़ोन किया। हे एंडी, क्या हुआ? साहिल ने फ़ोन उठाया और पूछा। साहिल, वह 30 अरब मांग रहा है। मुझे लगता है कि मैं सस्ती कीमत के लिए बातचीत कर सकता हूं, लेकिन जोखिम काफ़ी ज़्यादा हैं। आखिरकार यह एक नई खदान है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह खदान कितनी गहरी है। यदि खदान उम्मीद से छोटी निकली तो आप मूल लागत वापस नहीं पा सकेंगे। ये ठीक है, मैं इसे तब तक खरीदूंगा जब तक वह बेच रहा है। मैं वैसे भी कुछ रोमांचक तलाश रहा हूं और जोखिमों के बिना खदान खरीदने का क्या मतलब है? मैं इसे खरीदूंगा, क्या तुम सुनिश्चित हो, साहिल? 30 अरब कोई छोटी राशि नहीं है, तुम जानते हो। हाँ, मैं सुनिश्चित हूँ। मैं ये खरीद आप पर छोड़ता हूँ और मैं कल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करूंगा। मैं आपको 10% शेयर्स भी दूंगा। क्या? नहीं, मैं इन शेयर्स को स्वीकार नहीं कर सकता। हम दोस्त हैं और यह सिर्फ एक छोटा सा मामला है, एंडी ने तुरंत मना कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल उसे 10% शेयर्स देगा। साहिल अनिवार्य रूप से उसे मुफ्त में 2 अरब दे रहा था। वास्तव में ये 3 अरब से भी ज़्यादा हो सकता था। भले ही एंडी 3 अरब स्वीकार करना चाहता था, फिर भी उसने साहिल को मना कर दिया। इस खदान को खरीदने के बाद मेरे पास सफारी लैंड जाने का समय नहीं है, एंडी। मुझे अभी भी विकास के लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए इस 10% को टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के रूप में मानें। मैं आपको इसकी पेशकश कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए बस इसे स्वीकार कर लें। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, फिर एंडी ने कुछ सोचकर स्वीकार कर लिया। साहिल ने उसे पहले ही शेयर स्वीकार करने के लिए मना लिया था, इसलिए यदि वह मना करना जारी रखता तो वह अहंकारी प्रतीत होता। हालांकि एंडी ने फिर कहा, मुझे बताना अगर भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो। ठीक है, साहिल। जब तक मैं सक्षम हूं, मैं ना नहीं कहूँगा। ठीक है, फिर कल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। साहिल ने आखिरकार फ़ोन काटने के बाद राहत की सांस ली। वह अंततः माइंड पावर में सफलता प्राप्त कर सकता था। अगले दिन एंडी ने वास्तव में इस मुद्दे को उचित रूप से निपटाया था। साहिल ने तुरंत उसे 30 अरब ट्रांसफ़र कर दिए। स्प्रिंगफील्ड और कैपिटल सिटी में कुछ पूरे हुए निवेशों के साथ साहिल के लाविश पॉइंट्स बढ़कर 12-15 पॉइंट्स हो गए। साहिल सोफे पर बैठ गया और अपने सामने सिस्टम इंटरफेस को घूरने लगा। फिर उसने माइंड पावर स्टैट्स के बाद जोड़ बटन पर टैप किया। एक खिड़की खुल गई। होस्ट साहिल की माइंड पावर पहले से ही इस ग्रह के सामान्य लोगों की अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। क्या आप माइंड पावर बढ़ाना जारी रखना चाहते हैं? इस वृद्धि के लिए 1000 लाविश पॉइंट्स खर्च होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के साहिल ने यस चुना। 1000 लाविश पॉइंट्स कटने के बाद केवल 215 पॉइंट्स बचे थे। साहिल को अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे सुई चुभाई जा रही हो। दर्द काफ़ी देर तक रहा और फिर धीरे धीरे धड़कने लगा। साहिल सोफे पर लेट गया, उसका दिमाग धुंधला और अस्पष्ट था। कुछ समय बाद साहिल फिर से उठकर बैठ गया।
इस बार उसका दिमाग साफ था। ये क्षण एक शराबी व्यक्ति के अचानक होश में आने के समान था। न केवल उसका दिमाग साफ था, बल्कि उसकी इंद्रियां भी तेज हो गई थीं। वह कमरे के कोने में उड़ रहे एक मच्छर की आवाज़ भी सुन सकता था। साहिल बहुत खुश था। उसकी माइंड पावर ने आखिरकार अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था। उसने जल्दी से सिस्टम इंटरफेस चेक किया। अपने बॉडी स्टैट्स की तरह उसकी मेंटल पावर भी सामान्य सीमा से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर चली गई थी। बाकी बचे 215 लैविश पॉइंट्स के साथ साहिल ने अपने बॉडी स्टैट्स के बगल में जोड़ बटन पर टैप किया। 100 लैविश पॉइंट्स खर्च करने के बाद उसके बॉडी स्टैट्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल 2 प्राप्त कर लिया। उसने बटन दबाना जारी रखा जब तक कि केवल 15 लैविश पॉइंट नहीं बचे और उसके बॉडी स्टैट्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल प्राप्त कर लिया। इसका मतलब था कि उसकी बॉडी और माइंड पावर दोनों को लेवल अप करने में केवल 100 लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। हालांकि उसने अपने बॉडी स्टैट्स को 2 बार लेवल अप किया था, लेकिन उसे बहुत अलग महसूस नहीं हुआ। उसे थोड़ा गर्म महसूस हुआ, लेकिन यह उतना स्पष्ट नहीं था जितना उसे तब महसूस हुआ था जब उसने सफलता प्राप्त की थी। जब वह काम हो गया तो साहिल ने जल्दी से स्नान किया और अपने कपड़े बदले। वह 3 से 4 दिनों तक अंदर रहने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार था। वह जल्द ही स्टारी नाइट होटल की लॉबी में पहुंच गया। हेलो मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर खुराना। लॉबी मैनेजर लुसील और कुछ अन्य रिसेप्शनिस्ट्स ने एक साथ साहिल का अभिवादन किया। साहिल बेहद अमीर था। एक 10 स्टार होटल में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रैंड लग्जरी स्वीट्स बुक करने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार था। यह अभूतपूर्व था और अब जब वह उनके सामने प्रकट हुआ तो ये केवल उचित था कि वे उसे अपनी सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें। हेलो, आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे कि वह होटल का मालिक हो। एक बार जब साहिल ने होटल छोड़ दिया तो वह अपनी कार में बैठ गया और चला गया। स्टारी नाइट होटल की लॉबी में रिसेप्शनिस्ट्स आपस में साहिल के बारे में चर्चा करने लगीं। क्या आप लोगों ने भी इसे महसूस किया? आज मिस्टर खुराना में कुछ अलग है। हाँ, मैंने भी देखा। मुझे लगता है कि वह ज़्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी हैं। हाँ, मैंने भी वह महसूस किया। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि मिस्टर खुराना जैसे किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए आपको किस तरह की किस्मत की ज़रूरत होगी। वह सुंदर, आत्मविश्वासी, अमीर और एक अच्छे आदमी हैं। वह बिल्कुल भी अहंकारी और अभिमानी नहीं हैं। अगर मिस्टर खुराना चाहते हैं तो मैं स्वेच्छा से उनकी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी। तुम पागल लड़की, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? क्या तुम मुझे बता रही हो कि तुम लोग तैयार नहीं हो? मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर वह चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं थी। लुसील लॉबी के बीच में खड़ी थी और साहिल को जाते हुए देख रही थी। रिसेप्शनिस्ट्स को आपस में बात करते सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, लेकिन उनकी बातचीत ने उसकी दिलचस्पी भी जगा दी थी। अगर साहिल चाहता तो क्या वह तैयार थी? बिना ज्यादा सोचे लुसील जानती थी कि उसका जवाब क्या था। खुशी खुशी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी। अभी लंच ब्रेक था। कृत्रिम झील के किनारे एक कुर्सी पर 2 छात्र एक दूसरे से बात कर रहे थे। हालांकि उनमें से एक कुर्सी पर बैठा था जबकि दूसरा उसके पास शिष्टता से खड़ा था। क्या साहिल अभी तक कक्षाओं के लिए नहीं आया है? हैनली ने कुर्सी पर बैठे बैठे पूछा। अभी तक नहीं, हैनली। साहिल पिछले 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आया है, खड़े हुए छात्र ने उत्तर दिया। साहिल ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में एक एक्सचेंज स्टूडेंट था। चूंकि वह दूसरे छात्र की तरह ही उसी कक्षा में था, इसलिए बाद वाला बहुत अच्छी तरह जानता था कि साहिल स्कूल आया था या नहीं। साहिल के लौटते ही मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। समझ गया, हैनली। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जाओ। जी, हैनली, छात्र ने उत्तर दिया, जिसने फिर जाने से पहले झुककर अभिवादन किया। हैनली कुर्सी पर बैठ गया और कुछ ही दूरी पर स्थित शांत तालाब को घूरने लगा। हालांकि उसकी भावनाएं शांत होने से कोसों दूर थीं। ये सुंदर लड़की जिस पर उसकी 3 साल से नजर थी, उसे अब एक एक्सचेंज स्टूडेंट द्वारा उससे छीन लिया गया था जो केवल कुछ दिन पहले ही आया था। उसने शुरुआत में अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसने तस्वीरों के साथ साथ चर्चाओं पर सीलिया की प्रतिक्रिया देखी तो वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सका। तस्वीरें उसके वर्तमान स्थान से ली गई होनी चाहिए थीं, और ऐसा लग रहा था कि सीलिया ने वास्तव में उस आदमी के कंधे पर अपना सिर रखा था। फोटोशॉप का उपयोग किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं था। इस मामले में सीलिया का रवैया भी एक समस्या थी। उसके और अपने बीच होने वाली किसी भी अफवाह का उसने हमेशा डटकर सामना किया था और स्पष्टीकरण दिया था। हालांकि उन तस्वीरों के सामने आए कई दिन बीत चुके थे और उसने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। हो सकता है कि उसने किसी बात की पुष्टि न की हो, लेकिन जहां तक हैनली का सवाल था, स्पष्ट न करना अफवाहों की पुष्टि करने के समान ही था। यह उसके सम्मान के लिए एक बड़ा झटका था। इन कुछ दिनों में वह स्कूल का मजाक बन गया था। जब लोग सीलिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते तो उन सभी को हैनली की याद दिला दी जाती, जो पिछले 3 सालों से सीलिया का पीछा कर रहा था।
वह हैनली चसेस था, जो ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के सार्वजनिक रूप से सहमत फंटास्टिक फोर में से एक था। वह बुद्धिमान और सुंदर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह कैपिटल सिटी का एक स्थानीय निवासी भी था। चसेस परिवार कैपिटल सिटी के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक नहीं हो सकता था, लेकिन वे निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के परिवारों में से एक थे। अतिशयोक्ति न करें, लेकिन उसे बस कुछ अफवाहें फैलानी थीं और स्कूल में ऐसी पर्याप्त लड़कियां होंगी जो उसके साथ सोना चाहेंगी कि वे स्कूल के खेल के मैदान के 2 चक्कर लगा सकें। उसने यूनिवर्सिटी से पहले कुछ लड़कियों के साथ मौज मस्ती भी की थी। हालांकि एक बार जब उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया और सीलिया से मिला, तो उसने खुद को उसकी सुंदरता से पूरी तरह से जीता हुआ पाया और केवल अपने लिए इस शुद्ध बर्फ के कमल जैसी सुंदरता को चाहता था। ऐसे में उसने अपनी जीवन शैली बदल ली और अपने अतीत की सभी लड़कियों से नाता तोड़ लिया। फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सीलिया ने उसे स्वीकार नहीं किया। 3 साल हो गए थे और उसने इन 3 सालों में बहुत कुछ किया था, केवल ये खबर पाने के लिए कि सीलिया का एक बॉयफ्रेंड था और वह बॉयफ्रेंड कोई और था। उस पल हैनली का सज्जनतापूर्ण भाव किसी नीच चीज में बदल गया। अपने पूरे जीवन में उसे कभी नकारा नहीं गया था। अगर वह कुछ पा नहीं सकता था तो वह उसे नष्ट कर देगा ताकि कोई और भी उसे न पा सके। यह उसके जीवन का आदर्श वाक्य था। इससे पहले कि मुझे किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाए, मैं सबको चोट पहुंचाना पसंद करूंगा। 2 और दिन बीत गए और अब वीकेंड था। साहिल अभी भी संपत्तियां खरीदने के लिए इधर उधर भाग रहा था। हालांकि चूंकि कोई बड़ी खरीदारी नहीं थी, इसलिए लाविश पॉइंट्स में वृद्धि धीमी थी। 2 दिनों में 15 से 108 पॉइंट्स तक जाने में $10 अरब से भी कम समय लगा। साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से बॉडी पर टैप किया। काम पूरा होने के बाद 8 लाविश पॉइंट्स बचे थे, जबकि उसका शरीर एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल 4 तक पहुंच गया था। स्टारी नाइट होटल वापस जाते समय साहिल ने देखा कि इलाका हलचल से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार के सामने इतनी सारी लक्जरी कार्स थीं कि पार्किंग के लिए शायद ही कोई जगह बची थी। होटल के आसपास लोगों की भारी भीड़ भी थी। कई लोगों के हाथों में साइंस और बैनर्स थे, लेकिन दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक रखा था। क्या ये फैंस हैं? क्या किसी सेलिब्रिटी ने स्टारी नाइट होटल में चेक इन किया है? वह अपनी कार केवल अंडरग्राउंड का पार्क में ही खड़ी कर सकता था। जब साहिल मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। यहाँ पहले 4 महिला अशर्स हुआ करती थीं और अब वहाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए थे। सर, कृपया अपना रूम कार्ड दिखाएं। होटल के वर्तमान मेहमानों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक ने कहा। साहिल बोलने ही वाला था कि लुसील येट्स ने उसे लॉबी में देखा और दौड़ती हुई आई। गुड इवनिंग मिस्टर खुराना। फिर लुसील सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर मुड़ी और कहा, मिस्टर खुराना होटल के वीआईपी हैं। इस तरफ कृपया मिस्टर खुराना, लुसील ने कहा। साहिल लुसील के पीछे होटल की लॉबी में गया। आज रात आप क्या खाना चाहते हैं मिस्टर खुराना? मैं इसे आपके लिए तैयार करवा दूंगी, लुसील ने सम्मानपूर्वक कहा। जो भी हो, बस मुझे हमेशा वाला दे दो। वैसे आज रात होटल में क्या हो रहा है? साहिल ने लापरवाही से पूछा। मिस्टर खुराना, हमारे होटल में आज रात एक डायरेक्टर अपनी नई फिल्म का प्रीमियर कर रहे हैं। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए कई सेलिब्रिटीज और फिल्म इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। मैंने सुना है कि अंत में एक छोटा सा दान समारोह है। उन्होंने इसे बहुत खराब जगह पर फिल्माया है, इसलिए वह स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए अपना योगदान देना चाहते थे। डायरेक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, लुसील ने कहा। ओह, मैं समझ गया। क्या अंदर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, फिर ये किस मंजिल पर है? मैं इसे बाद में देखूंगा। ये 60वीं मंजिल के हॉल में है। ठीक है, धन्यवाद, साहिल ने कहा और ऊपर चला गया। अपने कमरे में वापस आकर साहिल ने स्नान किया, अपने कपड़े बदले और प्रीमियर को देखने जाने ही वाला था। साहिल उन लोगों की प्रशंसा करता था जो अपने प्रभाव से दूसरों की मदद करते थे। वह वैसे भी खाली था, इसलिए वह इसे देखना चाहता था और कुछ पैसे दान करना चाहता था। हालांकि दान करने से उसके लाविश पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे, फिर भी वह मदद करना चाहता था क्योंकि वह वैसे भी बहुत अमीर था। वह एक चैरिटी फंड या ऐसा ही कुछ स्थापित करना चाहता था, लेकिन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। वह इन दिनों खुद को बेहतर बनाने में भी इतना व्यस्त था कि उसके पास ऐसा करने की ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब वह अपनी ताकत से काफ़ी संतुष्ट हो जाएगा और ईस्ट लीग इंटरनेशनल स्थिर हो जाएगी, तो वह ईस्ट लीग इंटरनेशनल के नाम पर एक चैरिटी फंड स्थापित करेगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कुछ पैसे खर्च करेगा। अब उसके लिए पैसे के कोई मायने नहीं थे। एक बार जब वह होटल की 60वीं मंजिल पर पहुंचा, तो उसने हॉल के प्रवेश द्वार पर कई खूबसूरत महिला अशर्स को खड़े देखा। साहिल अंदर चला गया। किसी ने उससे आमंत्रण नहीं मांगा, इसलिए वह सीधे हॉल में चला गया। हॉल बहुत बड़ा था। आप बता सकते थे कि इस तरह की शानदार पार्टी के लिए यह एक आदर्श जगह थी। ये लेक सिटी में अटेंड की गई पार्टी से कम 2/3 बड़ा था।
हॉल को भी खूबसूरती से सजाया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यह एक प्रीमियम 10 स्टार होटल था। आसपास बहुत से लोग थे, शायद 2 या 300, लेकिन हॉल फिर भी खाली लग रहा था। साहिल के आने ने किसी का ध्यान नहीं खींचा क्योंकि हर कोई अपने अपने हलकों में बातचीत करने में व्यस्त था। साहिल भोजन अनुभाग में गया, एक प्लेट ली और उसे भोजन से भरना शुरू कर दिया। सारा दिन इधर उधर भागने के बाद वह बहुत भूखा था। उसे एक कोना मिला और उसने भोजन का आनंद लिया। शानदार पार्टियों का खाना काफ़ी अच्छा होता था। उसने हॉल के चारों ओर नज़र डाली। वहाँ कई सेलिब्रिटीज़ थे जिन्हें साहिल ने पहले केवल टीवी पर देखा था। हालांकि 2 लोग ऐसे थे जिन्हें वह जानता था, मैरी केंट, देश के 4 उभरते सितारों में से एक, साथ ही एम्प्रेस एल्सा विंटर्स। वे लेक सिटी में मिले थे। हालांकि साहिल का उन्हें नमस्ते कहने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। ये संदिग्ध था कि उन्हें वह याद भी होगा। मैरी मुस्कुरा रही थी और एक मोटे और गंजे इन्वेस्टर से बात कर रही थी। बाहरी लोगों के लिए वह देश के 4 उभरते सितारों में से एक थी और उसका जीवन बहुत ही ग्लैमरस था। हालांकि केवल वही सच जानती थी। वह कैपिटलिस्ट्स के लिए एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उसने आखिरकार एक बड़े बजट वाली फिल्म हासिल की थी जिसकी उसने लंबे समय से तैयारी की थी, लेकिन तथाकथित इन्वेस्टर परेशान था क्योंकि वह उसके साथ सोने को तैयार नहीं थी। इन्वेस्टर अचानक प्रोजेक्ट से पीछे हट गया और डायरेक्टर ने उसे बहुत डांटा। उन्होंने उसे बताया कि इन्वेस्टर ने उसकी वजह से उदासीनता से अपना निवेश वापस ले लिया। यदि वह नया निवेश नहीं ला सकी तो वह फिल्म उद्योग में अपने करियर को भूल सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि वह एक नया इन्वेस्टर सुरक्षित करने में विफल रही तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्टर की हैसियत के साथ उसके जैसी नवागंतुक को ब्लैकलिस्ट करना आसान होगा। इसलिए भले ही वह इन्वेस्टर की शिकारी नज़रों से घृणा करती थी, फिर भी वह मुस्कुराती रही और उससे बातें करती रही। सौभाग्य से यहाँ बहुत से लोग थे और वे सभी महत्वपूर्ण लोग थे, वरना अब तक उसे गलत तरीके से छुआ जा चुका होता। कभी कभी वह मनोरंजन उद्योग छोड़ने और किसी की भावनाओं पर विचार किए बिना अपना जीवन जीने के बारे में सोचती थी। हालांकि उसे अपने माता पिता, गुरुओं, मैनेजर, सहायक और स्टूडियो कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरना था। वे सभी जीविकोपार्जन के लिए उस पर निर्भर थे। यदि वह काम से बाहर हो गई या उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो वे अपनी नौकरी खो देंगे और उसके माता पिता और गुरु निराश होने वाले थे। मिस्टर विल्सन, इस बार हम जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसकी कहानी अच्छी है और कास्ट मजबूत है। आप इससे बहुत पैसा कमाएंगे। एम्स केंट, आखिर यह एक बड़ा निवेश है। मुझे वापस जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। आगे जो कुछ भी होगा वह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मिस्टर विल्सन ने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा और मैरी को कामुकता से देखा। वह काफ़ी समय से इस उभरते सितारे की चाहत रख रहा था। अब जब उसे मौका मिला था तो वह उसके साथ मज़ा करने वाला था। वह इस विचार से उत्साहित था कि वह आज रात अपने सामने मौजूद सुंदर छोटे शरीर पर खुद को दबाने में सक्षम हो सकता है। मिस्टर विल्सन, क्या आपको वापस जाकर इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है? हर कोई जानता है कि कंपनी में आपकी ही चलती है। आपकी राय को काटने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं गारंटी देती हूं कि आप इस फिल्म में निवेश करके बहुत पैसा कमाएंगे, मैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्स केंट, यह ऐसे काम नहीं करता। मुझे अपने शेयरहोल्डर्स के प्रति जिम्मेदार होना होगा, है ना? इन दिनों किसी भी निवेश के पैसा कमाने की गारंटी नहीं है। जोखिम है। क्या आप मेरे पास आती अगर यह पक्की जीत होती? सही, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना होगा। ओह, मैरी ने मन ही मनाह भरी। ये इन्वेस्टर्स सब एक जैसे ही थे। पैसा कमाने के अलावा वे अन्य लाभ भी चाहते थे। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और जो अपनी गरिमा का सौदा संसाधनों के लिए नहीं करना चाहती थी, इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। या तो वह निवेश के लिए अपने शरीर का सौदा करे या खुद के ब्लैकलिस्ट होने का इंतजार करे। भले ही वह अपने शरीर का सौदा करने वाली थी, उसे कम से कम किसी छोटे और बेहतर दिखने वाले व्यक्ति को खोजना चाहिए था। मिस्टर विल्सन मोटे थे और उनका पेट बाहर निकला हुआ था और वे गंजे भी थे। वे उसके पिता की उम्र के थे और जब भी वे किसी सुंदर लड़की को देखते तो उनकी छोटी आंखें कामुक हो जाती थीं। उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ सोना उसे घृणा से भर देता था। वह नदी में कूदना पसंद करती। फिर वापस जाकर इसके बारे में सोचें। मिस्टर विल्सन, मैं दूसरों से पूछूंगी कि क्या वे रुचि रखते हैं। अलविदा। इसके साथ ही मैरी मुड़ी और चली गई। वह मिस्टर विल्सन के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चूंकि वह अपनी नियति नहीं बदल सकती थी, इसलिए वह हमेशा आंखों को सुकून देने वाले किसी व्यक्ति को चुन सकती थी। कोई भी जो इस हॉल में प्रवेश कर सकता था वह या तो एक सेलिब्रिटी था या एक इन्वेस्टर, और वह हमेशा एक छोटे और बेहतर दिखने वाले लड़के को ढूंढ सकती थी। एम्स केंट, मैं और अधिक निवेश कर सकता हूँ। चलिए और बात करते हैं।
मिस्टर विल्सन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैरी तुरंत चली जाएगी। हालांकि मैरी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मैरी इधर उधर गई और दो छोटे और बेहतर दिखने वाले इन्वेस्टर्स से बात की, लेकिन असफल रही। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की ऐसी बड़े बजट की फिल्म में निवेश करने की कोई योजना नहीं है। आखिरकार फिल्म के लिए प्रस्तावित निवेश 30 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर था। ये वास्तविक पैसा था और हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता था। कुछ कंपनियां ऐसी दिख सकती हैं जैसे उनका मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर हो, लेकिन उनमें से बहुत सी कंपनियां अपने व्यावसायिक संचालन को बाधित किए बिना कुछ अरब डॉलर नहीं निकाल सकती थीं। चीजें कैसी हैं, मैरी? एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने पास आकर पूछा। वह मैरी की मैनेजर थी, हैना क्लेमेंट। वह व्यक्ति भी थी जिसने मैरी को स्कूल से स्नातक होते हुए और जहां वह आज है वहां पहुंचते हुए देखा था। मैरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ज्यादा प्रगति नहीं हुई है ना? तुम्हारे बारे में क्या? मैं भी। ओह, ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो इस तरह की बड़े बजट की फिल्मों को फाइनेंस कर सकती हैं, और हमने जितनों से हो सके बात की है, हैना ने आह भरते हुए कहा। हैना, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा है? उद्योग अभी इसी तरह काम करता है। उन्हें आपके प्रयासों और अभिनय कौशल की परवाह नहीं है। जब तक आप अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हैं, कोई भी फीमेल लीड हो सकता है। मैरी ने नम आंखों से कहा। ओह मैरी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो हम बस छोड़ सकते हैं। वह खुद को क्या समझता है कि वह किसी को भी ब्लैकलिस्ट कर दे? अगर उसने तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया तो मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। हम बस अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और सबसे खराब स्थिति में उससे लड़ेंगे। हैना ने मैरी का सिर छूते हुए कहा। तभी एक आवाज उनके कानों तक पहुंची। एम्स केंट, मैंने सुना है कि आपको अपनी फिल्म के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक सुंदर चेहरा देखा जो मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देख रहा था। साहिल कुछ खाने और दान देने के बाद जाना चाहता था, लेकिन जब से उसकी माइंड पावर में सफलता मिली थी, उसकी आंखें और कान दोनों बहुत तेज हो गए थे। जब मैरी और हैना बात कर रही थीं, तो वे उससे ज्यादा दूर नहीं थीं, इसलिए उसने उनकी बातचीत सुन ली। वे इन्वेस्टर्स की तलाश में लग रही थीं। क्या यह मुफ्त लैविश पॉइंट्स देने जैसा नहीं था? भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन हर छोटी मदद काम आती है। फिल्म में निवेश उसके लिए मैरी के जरिए कुछ डायरेक्टर्स और अन्य लोगों से मिलने का एक तरीका भी था। जब भी उन्हें निवेश की जरूरत होती वे उससे संपर्क कर सकते थे और उसे कई लैविश पॉइंट्स मिलते। इसलिए वह पास आया। क्या आप मिस्टर खुराना हैं? मैरी ने आश्चर्य से पूछा। साहिल पिछली बार लेक सिटी में मिलने की तुलना में अधिक सुंदर और शानदार लग रहा था, इसलिए मैरी थोड़ी अनिश्चित थी। यह अच्छी बात है कि आप मुझे नहीं भूली, एम्स केंट। साहिल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, आप मेरे रक्षक हैं मिस्टर खुराना। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप बस और भी सुंदर हो गए हैं, इसलिए मैं निश्चित नहीं थी, मैरी ने शर्माते हुए कहा। हैना भी साहिल को देखकर हैरान रह गई। उसका फिगर, लुक्स और मिजाज एकदम सही था। जब वह बोलता था तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, और इससे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे वसंत की हवा में नहा रहे हों। वह सालों से मनोरंजन उद्योग में थी और कई शानदार युवाओं से मिली थी, लेकिन उनमें से कोई भी साहिल की तुलना नहीं कर सकता था। अगर वह मनोरंजन उद्योग में शामिल हो जाता तो वह हर उम्र की कई महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर सकता था। मैरी, ये कौन है? हैना ने पूछा। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि मैरी का ऐसा कोई दोस्त है। आखिरकार वह और मैरी अविभाज्य थे। मोटे तौर पर कहें तो वह ये भी जानती थी कि मैरी के शरीर पर कितने तिल हैं। इसके अलावा वह मैरी के लगभग सभी दोस्तों को जानती थी, लेकिन साहिल के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर वह साहिल को उनके स्टूडियो में शामिल होने के लिए मना सके तो वह कुछ पैकेजिंग के बाद उनकी कमाई का जरिया बन जाएगा। ये क्लाउड का दौर था। साहिल अभी जैसा दिखता था वह लड़कियों के लिए आकर्षक था। उसे पैकेज करने दें और वह गारंटी दे सकती है कि साहिल सबसे लोकप्रिय आइडल बन जाएगा। उसे इतने सारे कमर्शियल डील्स और एंडोर्समेंट्स मिलेंगे कि वे अपने शेष जीवन के लिए खुद को पालने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेंगे, भले ही वह केवल कुछ वर्षों के लिए ही क्यों ना हो। हैना, ये मिस्टर साहिल खुराना है, वह व्यक्ति जिसने लेक सिटी में मेरी जान बचाई थी, मैरी ने उत्तर दिया। तो आप मिस्टर खुराना हैं? हेलो, मैं मैरी की मैनेजर हूँ। मेरा नाम हैना क्लेमेंट है। हैना ने साहिल की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने मैरी को लेक सिटी की घटना का जिक्र करते सुना था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक उभरती हुई अदाकारा के रूप में फायदा उठाया जाना बिल्कुल सामान्य था। सब कुछ ठीक था जब तक उसने अपना सतीत्व नहीं खोया था। हेलो हैना, साहिल ने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हैना से हाथ मिलाया। फिर उसने कहा, यह बहुत अच्छा है कि आप मुझे नहीं भूली, एम्स केंट। कैसा रक्षक? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सुना है कि आप उस फिल्म के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रही हैं जिसे आप बनाने की योजना बना रही हैं। हाँ, हमारा पुराना इन्वेस्टर अचानक पीछे हट गया, इसलिए हम अभी भी नए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हैं।
लेकिन निवेश की बड़ी राशि के कारण हमें अभी तक कोई नहीं मिला है, मैरी ने कुछ उदासी के साथ कहा। मैं इसमें निवेश कर सकता हूँ। मैरी खुशी से पूछने से पहले ठिठक गई, क्या आप फिल्मों में भी निवेश करते हैं, मिस्टर खुराना? मैंने कभी किसी फिल्म में निवेश नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैरी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मिस्टर खुराना, मेरा सुझाव है कि यदि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप कम बजट वाली फिल्म खोजें। मैं आपको कुछ से मिलवा सकती हूँ। क्या मैं बस उसी में निवेश नहीं कर सकता जिसे आप फिल्मा रही हैं? साहिल ने हैरान होकर पूछा। हमारा निवेश बजट काफ़ी बड़ा है। मैं वादा कर सकती हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी, लेकिन आखिरकार यह बाजार पर निर्भर करता है। बहुत सारे जोखिम हैं। यह आपका पहली बार फिल्मों में निवेश करना है और पैसा खोने से आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, मैरी ने समझाया। निवेश बजट कितना बड़ा है? लगभग 30 से 50 करोड़ डॉलर। साहिल को यह तब महंगा लगा जब उन्होंने पहली बार इस पर चर्चा की और थोड़ा उत्साहित हो गया। हालांकि ये केवल 30 से 50 करोड़ डॉलर था। मैं आपकी फिल्म में निवेश करूंगा, लेकिन 30 से 50 करोड़ डॉलर से काम नहीं चलेगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। मैरी फिर से साहिल को समझाने ही वाली थी, लेकिन हैना ने उसके बोलने से पहले ही बात काट दी। आप कितना निवेश करने जा रहे हैं, मिस्टर खुराना? शायद हम कुछ और इन्वेस्टर्स ढूंढ सकें और बजट साझा कर सकें। आजकल बहुत सारे बड़े प्रोडक्शंस ऐसा ही करते हैं। 30 या 50 करोड़ डॉलर से कौन सी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है? मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं जो अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं। चूंकि मैंने फिल्म में निवेश करने का फैसला किया है, इसलिए आपको बेहतरीन उपकरणों के साथ बेहतरीन शॉट्स फिल्माने होंगे। मैं पहले $1 अरब निवेश करूंगा। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे और बढ़ा दूंगा, साहिल ने कड़ाई से कहा। मिस्टर खुराना, ये कैसे उचित है? मैरी हकलाते हुए बोली। हैना ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि साहिल उन्हें मूर्ख बना रहा है। उसने ज़रूर मैरी को पसंद कर लिया होगा और उसे प्रभावित करना चाहता होगा। फिर वह उसे अपने साथ सोने के लिए बहला फुसलाकर पैसे और सेक्स की ठगी करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतना शालीन दिखने के बावजूद ऐसा कोई होगा। आप किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। इसके अलावा मैरी आश्वस्त दिख रही थी। सौभाग्य से वह आज यहाँ थी, वरना मैरी को धोखा दे दिया गया होता। हैना सालों से मनोरंजन उद्योग में थी। मैरी जैसी मनोरंजन उद्योग की नौसिखिया का अनुभव उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। उसने कभी ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा था जो सोचता हो कि निवेश की राशि बहुत कम है और बिना किसी कारण के उसे बढ़ा देगा। इसके अलावा उसने कुछ $100 मिलियन और बढ़ा दिए। परफेक्शनिस्ट होना और अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना बकवास था। ज्यादा पैसे होने पर किसे बुरा लगेगा? इसका कोई मतलब नहीं था और राशि बहुत ज्यादा थी। यदि ये तर्कसंगत होती तो वह भी मूर्ख बन गई होती, क्योंकि साहिल की शक्ल बहुत धोखा देने वाली थी। हालांकि उसने उसे तुरंत बेनकाब नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि साहिल आगे क्या करेगा। अगर हैना लेक सिटी की उस प्राइवेट पार्टी में मैरी के साथ गई होती तो वह अलग तरह से सोचती। वहां हर कोई लेक सिटी की बड़ी हस्तियां थीं। उनकी कीमत अरबों या यहाँ तक कि दसियों अरबों डॉलर थी। साहिल, जो वैसी जगह पर फल फूल सकता था, प्रसिद्धि के शुरुआती दौर में एक अदाकारा को क्यों धोखा देगा? क्यों नहीं, ये पक्का रहा। मैं निवेश करूंगा और आपको बस अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर बजट पर्याप्त नहीं हुआ तो मैं और पैसे लगा दूंगा, साहिल ने उदारतापूर्वक कहा। धन्यवाद मिस्टर खुराना, सच में आपने एक बार मेरी जान बचाई थी और इस बार आपने मुझे फिर से बचा लिया। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैरी ने कहा और साहिल को गले लगा लिया। उसने साहिल पर विश्वास किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि साहिल कितना सक्षम था और उसने अपनी लगभग $10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार कैसे चलाई थी। साहिल ने जल्दी से मैरी को पकड़ लिया। वह क्या कर रही थी? अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो ये बड़ी खबर बन जाएगी। 4 उभरते सितारों में से एक, मैरी केंट ने एक अजनबी को गले लगाया। ये सुर्खियां बन जाएगा। वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। हैना ने जल्दी से मैरी को पकड़ा और अपनी बाहों में भर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैरी ऐसा करेगी। यदि किसी ने इसे फिल्माया होता तो उन्हें स्पष्टीकरण देने में कठिनाई होती। हैना ने चारों ओर देखा। सौभाग्य से वे कमरे के कोने में थे, इसलिए किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए था। एम्स केंट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, साहिल ने कहा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें देख लिया? हैना ने भी कहा। मैरी को भी एहसास हुआ कि उसकी हरकतें अनुचित थीं। वह अब एक सार्वजनिक हस्ती थी और उसकी हर हरकत को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता था। मिस्टर खुराना और हैना, मुझे खेद है। मैं मिस्टर खुराना के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी और अचानक ही वैसा कर दिया, मैरी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। साहिल ने पहले हैना को प्रभावित किया था, हालांकि अब उसे और अधिक यकीन हो गया था कि साहिल एक घटिया आदमी था जो अपनी शक्ल सूरत से पैसे और सेक्स के लिए ठगी करता था।
उसे नहीं पता था कि उसने अपनी शक्ल से कितनी महिलाओं को धोखा दिया है। उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि यदि साहिल ने उसे मीठी बातों में फंसाया होता तो वह भी उसका विरोध नहीं कर पाती। साहिल बहुत आकर्षक था। एक बार जब वह आश्वस्त हो गई कि साहिल एक धोखेबाज था, तो उसके मन में उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने का विचार भी आया। साहिल ने ध्यान नहीं दिया था कि कुछ दिन पहले उसकी माइंड पावर में सफलता मिलने के बाद से उसके मिजाज में सुधार हुआ था। हालांकि उसकी शक्ल नहीं बदली थी, लेकिन उसके मिजाज में काफ़ी बदलाव आया था। ये बदलाव महिलाओं के लिए घातक रूप से आकर्षक था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।